हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी अभिषेक खिलवानी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू लेने वाला हूँ। ये इंटरव्यू हमारे रिसेंट में जो सीए क्वालिफाई हुए हैं, सीए हितेश मोटवानी जी, उनका है। अगर मैं इनके बारे में आपको दो बातें बताऊँ तो मेरे लिए ये काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी इनकी सुनना, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये स्टोरी को सबके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। हितेश भैया को मैं काफ़ी सालों से देख रहा था, उनकी स्टोरी सच में काफ़ी इंस्पायरिंग है। अगर मैं बताऊं कि कोई सीए स्टूडेंट 2014 से लेकर के 2021 तक के अपने जज्बे के दम पे कभी उन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, उनको कितने भी अटेम्प्ट्स लगे लेकिन उन्होंने सीए नहीं छोड़ा, तो वो स्टोरी को आज हम कवर करने वाले हैं। हितेश भैया का आज हम इंटरव्यू लेंगे, उनसे सारे सवाल पूछेंगे, उनकी जर्नी स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक के, उन्होंने कैसा फेस किया अपने सीए की जर्नी को, कौन से सपोर्टिंग फैक्टर्स थे, कौन से अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे, हर चीज़ हम इस इंटरव्यू में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और जितना हो सके अपने मॉम डैड के साथ में इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें आज हमें यह पता चलेगा कि सपोर्ट कितनी ज़रूरी चीज़ होती है। भैया की लाइफ में जो भी इन्होंने देखा, ये हर चीज़ शेयर करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे सीए हितेश मोटवानी जी को। प्लीज़ भैया, वेलकम। कैसे हैं हितेश भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हितेश भैया, आज ये इंटरव्यू जितने भी स्टूडेंट्स देखेंगे इंडिया भर में, उन्हें एक सीख मिलनी चाहिए, उन्हें लर्निंग मिलनी चाहिए। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस इंटरव्यू के माध्यम से। तो आप जितना हो सके पूरा फ्री होके इन्हें अपनी सारी बातें बताइएगा। हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अगर ये वीडियो एक भी स्टूडेंट, एक भी टीचर या फिर एक भी जो हमारे पेरेंट्स है, अगर वो देखें तो उनके मन में ये होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है। हम हर चीज़ के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो हितेश भैया से सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछूंगा। हितेश भैया, सीए कंप्लीट हो गया फाइनली, जो आपने ड्रीम देखा था वो अभी पूरा हो गया है, तो अभी आपकी कैसी फीलिंग है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट पे? फीलिंग तो आउट ऑफ वर्ल्ड थी। मंडे रिजल्ट 2 बजे जी रिजल्ट लगा है जी। मम्मी जो खुशी के मारे उछली है। मम्मी का रिएक्शन ही अलग था। मम्मी पूरे मोहल्ले में जाके सबसे पहले बोले मैं मिठाई बांटूंगी। हर रिश्तेदार 2 बजे से लेके जो कॉलिंग चालू हुई है एक बंदे की, रात के 12 बजे तक कॉलिंग, फ़ोन, मिलना जुलना, यानी फीलिंग ही वर्ल्ड था। जस्ट एक दिन पहले मेरा बर्थडे था 12 सितंबर को। फिर 13 सितंबर को जो गिफ्ट मिला है, वो तो बर्थडे के दिन जितने कॉल नहीं आए होंगे उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा कॉल मुझे 13 सितंबर को आए। 2 से 12 मैसेज, टाइपिंग, ये वो, घर पे खुशी का माहौल। 5 मिनट का तो मैं रिज़ल्ट देखा, मेरा पहले था कि मैं रिज़ल्ट देखूंगा, पास होगा तो मैं उछलूंगा, नाचूंगा। जैसे रिज़ल्ट आया, आई एम लाइक शॉक्ड, ओह यस इट्स पास। फिर पास हो गया, फिर फीलिंग थी। फिर 5 मिनट तो ऐसा लगा आंखों से आंसू आ गए। फिर मम्मी मैं गले लगाई, पापा वापा मिले, देन बहुत अच्छा फील था वो। इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। भैया, ऐसे हम तो आपकी इस सक्सेस के लिए हम बहुत खुश हैं, एंड आपको फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी बधाई। भैया, आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस मुझे आए हैं आपसे पूछने के लिए, जो मेरे मन में क्वेश्चंस थे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो आप इजाज़त देंगे तो हम शुरू करें भैया? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो हितेश भैया, कभी भी हम शुरुआत करते हैं सीए की, तो मुझे ध्यान है कि मेरे बड़े भैया कपिल चंदवानी जी जो सीए हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि अभिषेक तू सीए कर, बिजनेस बैकग्राउंड से हमारा काफ़ी अच्छा है, तू पक्का कर लेगा। तो आपका इंस्पिरेशन कौन था, या फिर आपको किसने मोटिवेट किया, क्या देख के आपने सीए चूज़ किया? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊं तो सीए का मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था जी। 10th के बाद मुझे साइंस लेनी थी, बट कुछ कंडीशन के कारण साइंस नहीं ले पाया जी। फिर 12th हो गया, 10th परसेंटेज अच्छे, 12th में भी परसेंटेज अच्छे थे, यानी मुझे खानदान में उतने अच्छे परसेंट अभी तक नहीं आए थे किसी के। ग्रेट। तो वो एक अचीवमेंट था। तो मुझे पढ़ने का शौक था, मतलब पढ़ेंगे, बट कुछ कंडीशन थी कि पढ़ना नहीं हो रहा था। देन एक मेरा फ्रेंड है मुकेश नानवानी करके, वो सीए ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका था। तो फिर उनके भैया है प्रकाश नानवानी, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। वो बुलाया कि क्या कर रहा है तू, मतलब कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा क्या। और वो सीए बन चुके थे उस टाइम, तो वो ऑलरेडी इंस्पिरेशन थे हमारे लिए। वो ऑलरेडी रैंकर थे, पढ़ते वढ़ते रहते थे, झड़ जाते थे, तो हम 12th वगैरह साथ में दोस्त थे। तो उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया सीए बनने को, तो उनको देख के जर्नी स्टार्ट की मैंने। वो सीए प्रकाश नानवानी इट इज़। भैया, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपको तो फाइनल में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जब फाउंडेशन की बात करते हैं, और हमारे जैसे आज तो फाउंडेशन और इंटर है, आपके टाइम पे और मेरे टाइम पे तो सीपीटी और आईपीसी से हुआ करता था, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था, और 12th में आपके स्कोर कितने थे? वॉज यू एन एवरेज स्टूडेंट और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे? 10th तक तो परसेंटेज अच्छे थे, 9th तक एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हैं। 10th और 12th में परसेंटेज काफ़ी अच्छा बैठा था, यानी 80 उस टाइम 2010 के टाइम काफ़ी अच्छा माना जाता था। काफ़ी अच्छा, यानी आज तो कॉमन हो गया था। आजकल 90 के नीचे तो कोई दिखता ही नहीं है।
उस टाइम 80 था तो यानी मोहल्ले वाले 80 आ गए, 80 आ गए। उस टाइम 80% आ गए थे। तो वो था। CPT मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर हो गया था। IPCC भी बोथ ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर हो गया था, बोथ ग्रुप्स। देन फाइनल एक था जो वहाँ बहुत दिक्कत आई, उस पे तो भैया हम डिटेल में बात करते हैं उस पर। भैया एक मेन क्वेश्चन मुझे ये पूछना था, जैसे आज के टाइम पे यूट्यूब है, आज के टाइम पे टीचर्स इतने सपोर्टिंग हैं, हर कोई काफ़ी सारे टीचर्स आ गए। पहले तो काफ़ी सिलेक्टिव टीचर्स होते थे। पहले मुझे जितना ध्यान है ICA मतलब ये जो आजकल पोर्टल पे सारी चीज़ अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, कोई बुक्स चाहिए। तो आपके टाइम पे जब आपने 2014 में या फिर उससे पहले आप पढ़ाई करते थे तो कितना मुश्किल होता था कोई भी चीज़ को पढ़ाई करना, समझना, आपके हिसाब से, बुक्स के हिसाब से, बाकी रिसोर्सेज के हिसाब से भी? ये एक चीज़ है जो अभी की जनरेशन के लिए तो काफ़ी है। जैसे मेरा भाई भी अभी CA कर रहा है, उसको देखते हैं सब रिसोर्सेज, उसको एक क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया तो चलो यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया, इसका क्वेश्चन अवेलेबल होगा, देख रहे। हमारे टाइम पे होता था एक क्लास होती थी 2-2.5 महीने की, वो एक बार ख़त्म हुई 3 साल में बस, और कोई नहीं, ना टीचर से सपोर्ट ना कुछ सपोर्ट। 3 महीने में एक बार क्लास ख़त्म हो गई, देन ओवर। तो वही है, तुम अपना पढ़ो, समझो, कोई डाउट जा रहा है तो वही फ्रेंड सर्कल रहता था, खुद ही आपस में डाउट सॉल्व कर लो। ग्रुप डिस्कशन उस टाइम चलता था कि वनडे का कोई यानी DT IDT ऐसा सब्जेक्ट था जो कोई टीचर वनडे का रिवीजन लेता था। अमेंडमेंट्स का जैसे आजकल रहता है कि सब लोगों को टीचर शॉर्ट करके दे देता है यूट्यूब पे वीडियो डाल। हमारे टाइम पे अमेंडमेंट की ICI की बुकलेट आती थी, वही पढ़ो, उसको खुद ही शॉर्ट करो, खुद ही समझो कैसा क्या करना है। तो उस टाइम काफ़ी दिक्कत था। 2016-17 तक भी ये दिक्कत था। उसके बाद काफ़ी अच्छा जब ऑनलाइन का दौर आया तो वो काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ। अप्रिशिएट करते हो भैया? हाँ, अप्रिशिएट करते, क्योंकि एक ईजी वे हो जाता है पढ़ने को। पहले काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, अभी अच्छा होता है। कैसा होता था पहले? आई मीन सेंटर्स के अलावा वहाँ के बाकी तो कुछ होता ही नहीं था? नहीं, जैसे मैं बताऊं तो अभी तो होता है कि रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ। मैं था कि यहाँ से ICI का सेंटर बर्डी में है, लोकमत में। यहाँ से बस जाते थे, वहाँ से पहले फॉर्म कलेक्ट करना पड़ता था, फॉर्म फिलअप करो, फिर उनके लिए DD बनाने जाओ। अभी तो क्या ऑनलाइन पेमेंट, उनके लिए पहले DD बनाओ, फिर DD जाके सबमिट करो, रिसिप्ट लो, फिर DD अगर उनके पास सबमिट हो जाएगी देन आपके पास एप्लीकेशन आएगी, हाँ आपका फाइनल फॉर्म हो गया। एंड बुक्स के हिसाब से भी बुक्स जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब वहाँ पे सेंटर पे जाके लेके आते थे एकदम। एक दिन तो याद है, मैं IPCC के टाइम, उस टाइम गाड़ी नहीं था मेरे पास, मैं 2 गट्ठे ऐसे उठा के एकदम बस में चढ़ा था। एकदम बस वाले बेचारे बोल, एक सीट आओ एक्स्ट्रा ले लो, बोलिए इतना बुक्स है आपका। वो काफ़ी, आजकल तो सब घर पे मिल जाता है। SSP पोर्टल है, ऑनलाइन लॉगिन करो, एड्रेस डालो, घर पे डिलीवर। उस टाइम दिक्कत थी बट अच्छा था वो। ICI ने काफ़ी अच्छा काम किया उस चीज़ को लेके। तो भैया एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो को, या फिर आप कह सकते हो कि इस इंटरव्यू की जो जान है, वो जो मेरे दिल में और इंडिया के सारे स्टूडेंट्स, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपसे भी एक सवाल है मेरा भैया, कितना एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर आप अलाउ करें तो, अगर आप परमिशन दे तो पूछूँ मैं? कोई बात नहीं। हितेश भैया, जब मुझे ध्यान है कि मेरा कोई फ्रेंड या फिर मैं अगर कोई भी अटेम्प्ट में CA नहीं बन पाए, या फिर हमारा एक अटेम्प्ट नहीं निकलता है, तो हमें 100 लोगों के बारे में ये सुनना मिलता है, 100 लोगों के मुंह से कि तू पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा, कि तेरा ध्यान नहीं है, तू कितना फालतू में तू टाइम वेस्ट कर, छोड़ दे CA, क्या करेगा CA बन के, दुकान में बैठ जा। ऐसे 100 ताने सुनने मिलते हैं, 100 लोग बुराइयां करते हैं पीठ पीछे। जो हमारे दोस्त हमारे सामने अच्छा बोलते हैं वो पीछे बुराइयां करते हैं। ऐसे ही शायद आपने भी काफ़ी फेस किया होगा वो समय, और खुद को बूस्ट करना वो समय पे 2014 से, दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए, 2014 से लेकर के 2021 तक के खुद को कैरी करना, अप्रॉक्सीमेटली 11 अटेम्प्ट्स, उसमें शायद भैया ने कोई अटेम्प्ट कोई भी कारण से नहीं दिया होगा, लेकिन कितना मुश्किल होता है। अगर आप ये जगह पे होते तो क्या आप कर पाते? और भैया आपने ये कैसे मैनेज किया, खुद को कैसे संभाला, कौन थे सपोर्टिंग फैक्टर्स? वो समय कितना डिफिकल्ट हुआ होगा आपके लिए? तो आजकल के स्टूडेंट्स, आज आपने सुना होगा, आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी, इतना प्रेशर लेके दिमाग में एक बंदे ने, एक लड़की ने शायद सुसाइड कर लिया था। तो भैया हम नहीं चाहते कि ऐसा किसी को कोई गलत मैसेज जाए, हम चाहते कि पॉजिटिव वे में लोग इसे ले। आपकी बात आप अपने सामने रखिए, जितने लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं। हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव भैया लोगों का भला होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस पॉइंट पे अच्छे से बात करिए। बिल्कुल, थैंक यू अभिषेक। ये पॉइंट तो काफ़ी सेंसिटिव भी है, कभी कभी सुनाते ना तो रोना भी आ जाता है, बट अभी आज की तारीख में इतना स्ट्रांग हो कि रोना तो नहीं आएगा अभी फ़िलहाल। तो जर्नी में 2014 से लेके स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा स्टार्टिंग में CPT से, कि CPT एडमिशन कैसे हुआ मेरा।
उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन जो घर का है मेरा वो तो वीक ही था। मेरा था कि मैं 10 के बाद से क्लॉथ स्टोर पे काम करता था। आपके तब से काम तब से हाँ 10 जैसे ही ख़त्म हुआ मैं क्लॉथ स्टोर पे गया। मेरा मंथली सैलरी था 800 रुपीज़ एट 2010। 800 रुपीज़ 2008 में 10 निकला 800 रुपीज़। तो वो टाइम पे था कि पढ़ना था साइंस लेने का कोशिश किया, बट साइंस का फ़ीस उस टाइम 40-50,000 जाता था। तो मतलब घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। लोगों से कुछ सपोर्ट मांगा बट उन्होंने सजेशन दिया कि क्या ही करोगे पढ़ के ये वो। जबकि 10th में इट्स लाइक 82% किसी का नहीं आया था अभी तक। तो सपोर्ट नहीं किया किसी ने। मतलब चलो ठीक है, फिर कॉमर्स ले लिए, वो चलते गया जॉब के साथ। देन 12th आया, 12th में फिर अच्छे से प्रिपरेशन की। लास्ट के 2 मंथ्स में जॉब वॉब छोड़ दिया पूरा, फिर प्रिपरेशन किया अच्छे से। देन अगेन 12th का भी रिजल्ट आते आते जॉब चालू ही थी, वो कपड़े की दुकान चालू ही थी। फिर तब तक हो गया था 1500 रुपये पर मंथ मैक्सिमम 2 साल में। तो वहाँ हो गया। 12th का रिज़ल्ट आया, उसमें भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज आ गए। फिर हम लोग उस टाइम कैब्स काफ़ी चलता था, तो मैं एक मेरा फ्रेंड कैब्स गए थे ऐसे ही घूमते घूमते। वहाँ फ़ीस अगर पूछ के आया तो उस टाइम CPT का फ़ीस कुछ था 18,000 रुपीज़ होल का। तो वहाँ गए, हम लोग आए, 2 लोग गए। एक को तो पढ़ना नहीं था, बस वो साथ में चला था मेरे, जय करके हमारा फ्रेंड है। हाँ, हम गए पूछ के, मतलब 18,000 घर आके बताया। मतलब चलो ये तो हो नहीं रहा है, हो नहीं पाएगा, चलो हम बैठ गए। 1 महीना निकल गया। ये हम पूछने गए थे मई के टाइम। कैब्स में उस टाइम चलता था एक जून का बैच, जुलाई के बैच या अगस्त का बैच। और क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम रहता था तो अगस्त का बैच सबसे शॉर्ट रहता था। हम मई में पूछने गए थे, फिर उस टाइम छोड़ दिया सब। फिर मैंने दुकान चेंज करने का सोचा, मतलब 1500 में क्या हो रहा है। फिर मैं चलो और गांधी बाग ये वो बड़ी दुकान में ट्राई किया, मतलब कुछ मिले, घुमा काफ़ी, एक जगह शिफ्ट हो, बट मज़ा नहीं आ रहा था अंदर कि इतना परसेंटेज है, क्या है क्यों है, मज़ा नहीं आया। फिर बैठा एक दिन मैं घर पे एकदम बैठे रो रहा था। इट्स लाइक मिड ऑफ जून, मैं घर पे बैठा हूँ, शॉप से 2 दिन छुट्टी ले ली है, मैं रो रहा हूँ बैठ के 3। मतलब इतना पसंद है, पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। क्योंकि घर वालों को बोल नहीं सकते कि नहीं दिख रहा है उतना सपोर्ट, कि नहीं कर सकते, वो गलती उनकी भी नहीं है, वो रहता है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बैठा फिर सडनली एक मेरा फ्रेंड है जो ऑलरेडी CA ज्वाइन कर चुका था, मुकेश नानवानी करके। तो उनके भैया का कॉल आता है, बोले क्या कर रहा है। बोला कुछ नहीं, बैठा हूँ घर पे। तो बोला आ घर पे, यहाँ बात करते हैं। तो मैं उस टाइम मम्मी को लेके घर पे गया। फिर उन्होंने बोला क्या आया, कैसा है, क्या करोगे। मतलब देखो भैया कुछ है तो नहीं, समझ में आ नहीं रहा, बैठे हैं। तो बोले काम कर, तू स्टार्ट कर जर्नी, हम सपोर्ट करते हैं। तो वो एक नहीं, मुकेश भैया के भाई प्रकाश भैया है, अमित नानवानी भैया, ये दोनों सपोर्ट। यस, मुकेश तो उस टाइम मेरे साथ ही था, वो हम दोनों फ्रेंड्स ही थे, तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका था। तो उस टाइम फिर अगस्त का बैच था, एक खाली बचा था, प्रेम मोहन सालवन सर करके थे कैब्स में, उन्होंने एडमिशन में हेल्प कर दिया। तो वो एक सपोर्टिंग बूस्ट फैक्टर था कि हाँ वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हो गई कि वहाँ 0 रुपीज़ से मैंने, यानी पूरा सपोर्ट उन्होंने किया 0 रुपीज़ से। अच्छा, आपने उस टाइम पे आपको उस टाइम कुछ नहीं, पूरा सपोर्ट उन्होंने पेड किया। सिर्फ एक था उस टाइम मेरे पास व्हीकल नहीं रहता था कोई जाने आने का, तो मैं बस से ट्रैवल करता था। मेरा रहता था 2 से 8 का बैच। उस टाइम बस के ST बसेस चलती थी, तो ST बस का दिक्कत रहता था कि 1-1 घंटा पहले जाके खड़े हो जाओ। रात को कैब्स का बैच छूटा था 8 बजे, और कैब्स से बस स्टैंड दूर है एटलीस्ट 1.25 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो वहाँ से ऑटो लेने का तो इतना पैसा नहीं था कि रोज़ उसको 20-20 रुपये दिया जाए। तो वहाँ से हम 1-2 फ्रेंड्स और थे, वहाँ से बस स्टैंड में दौड़ के पैदल आते कि 8:15 का छूट गया तो फिर सीधा 9 मिलेगा, और इतना हेक्टिक तो 9 का पड़ता नहीं था लेना। फिर वही दौड़ के आना 9 बजे। तो वो जर्नी चला था, स्ट्रगल, बट वो अच्छा टाइम था कि पढ़ने का एक जुनून था उस टाइम कि नहीं यार बना है, पढ़ना था और मौका मिला है, छोड़ेंगे नहीं इसको। भैया आज के टाइम पे स्टूडेंट्स इतना स्ट्रगल शायद नहीं, मेरा खुद का भाई नहीं कर पाता, उसको वो CPT ज्वाइन के तब से सब बेनिफिट था। तो ये हो गया उसका, वो स्ट्रगल चला, वो काफ़ी अच्छा पीरियड था CPT का। फिर वो CPT दिए हमने, रिज़ल्ट आया। देन जस्ट रिज़ल्ट का मुझे दिन याद है, उस टाइम ऐसा कि फेलियर कभी देखा नहीं था, हर बार पास होते ही आए थे। CPT में जनवरी में आता है, जनरली पतंग उड़ाने का टाइम रहता है। मैं छत पे पतंग उड़ा रहा था, सिस्टर का कॉल आता है नीचे से, मम्मी चिल्लाते इतने पास हो गया। बोला सच्ची? और उस टाइम फ़ोन्स वगैरह थे नहीं। बोला यकीन नहीं हो रहा। मैं नेट कैफ़े गया, रिजल्ट देखा, मतलब वो पास, मार्क्स कितने .100। ओह माय गॉड, आपने 100 में फर्स्ट टाइम? यस, फर्स्ट अटैम्प्ट 100। CPT उस टाइम 100 ही क्राइटेरिया था। सब बोले 100 है, लकी। मतलब लकी नहीं यार, मेहनत तो की है, क्योंकि मैं लास्ट बैच ज्वाइन किया जिसमें सिर्फ 3 महीने का टाइम मिलता है, बाकी सबने 6-6 महीना पुराना बैच ज्वाइन किया है। 3 महीने में कवर किया उसको। 100 महीना लक तो नहीं है, लक एक फैक्टर रहता है थोड़ा, मतलब मेहनत भी की है, ऐसा नहीं पूरा, मतलब क्योंकि इतना ट्रैवल में 3 घंटा, रात सुबह मेरे को सिर्फ 3-4 घंटा मिलता था जहाँ मैं पढ़ पाता था, बाकी दिन भर क्लासेस में निकल जाता था। तो वो एक जर्नी अच्छा हुआ। देन IPCC अगेन सेम चीज़। IPCC के टाइम ऐसा था कि CPT का जिस दिन रिज़ल्ट आया
उसके नेक्स्ट 3 दिन में मुझे IPCC रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करना था। अप्रॉक्स ही वो था 10,000 रुपीज़। उस टाइम मेरे पास 5-6,000 जमा थे। मैं एकदम टेंशन में था, मतलब कैसे होगा, कल ही रजिस्ट्रेशन, अभी रिजल्ट आया, मतलब थोड़ा टाइम देना था। फिर बैठे बैठे एक टेवानी सर करके हमारे, उनके पास में 10-12 की क्लासेस किया था अकाउंट्स की। टेवानी सर जरीबटका के हैं, तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं मेरी जर्नी में, उनका भी बड़ा हाथ है। तो वो बोले कि टेंशन में क्यों बैठा है, क्योंकि 10-12 किया तो जानते ही थे अच्छे से। हाँ, तो बोले टेंशन में क्यों बैठा है, क्योंकि क्लास का रिजल्ट आया था, सिंपल रिजल्ट आया, खुश होना चाहिए, तो टेंशन में बैठा है। बस सर ऐसा ऐसा है, बस इतनी सी बात बोले। वो गए 5-10 मिनट में आए, ले ये बैलेंस है पकड़, जमा करके। क्या बात है। तो वो जर्नी वहाँ से फिर चालू हुई। फिर IPCC अच्छे से पढ़ा, ग्रुप 1 क्लियर किया, एक ही ग्रुप दिया उस टाइम, नवंबर में ग्रुप 1 क्लियर किए। फिर ग्रुप 2 का प्रिपरेशन किया। फिर आर्टिकलशिप चालू हो गई थी विनोद विशालन एसोसिएट में। फिर आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ, ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दिया, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट, दोनों यानी फर्स्ट अटैम्प्ट में IPCC क्लियर हो गया। देन चलते गई आर्टिकलशिप तो बेस्ट पीरियड ऑफ एनी आर्टिकल का टाइम रहता है, वहाँ इतनी मस्ती करते कोई याद नहीं। वो पीरियड काफ़ी अच्छा गुजरा, दोस्त बने काफ़ी, बहुत सबसे ज़्यादा एंजॉय वो आर्टिकलशिप का काफ़ी अच्छा पीरियड था। यानी बॉस सर्कल यानी काफ़ी अच्छा था, ना पॉलिटिक्स ना कुछ, जो मेंटर्स थे सीनियर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, सपोर्टिव थे, तो उनका एक निकल गया। फिर आता है फाइनल 2019-14, हम सब बस ये एक जर्नी यहाँ से जो टर्न अराउंड हुआ है लाइफ का। उस टाइम नवंबर 2014 इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ CA फाइनल। नवंबर 2014, यस। सप्ताह हम सब दोस्त प्रिपरेशन कर रहे थे, टेस्ट सीरीज लगा ली थी, पढ़ाई वढ़ाई में एकदम अच्छे से जुड़ गए थे। सब ने वही क्लासेस की थी, सब पढ़ने बैठे हैं, बैठने डिस्कशन हो रहा है, ये वो। सडनली क्या होता है कि 1 हफ्ता 2 महीना पहले एग्ज़ाम के मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ। सडनली क्या होता है किसी को नहीं पता, मैं जस्ट बेहोश हो गया था 2 दिन अचानक से। मुझे कोई इशू नहीं था, जस्ट मैं मॉर्निंग में उठा, कुछ तो हुआ, मैं बेहोश हो गया था। 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से होश आया, घर वाले बताए, बोले क्या हो गया। तो उस टाइम हालत इतना डाउन था कि मैं लिटरली 20-25 दिन तो पढ़ाई तो कर ही नहीं पाया। उसके बाद भी था कि मैं 8 घंटे के ऊपर पढ़ ही नहीं पाता था। मेरा हीमोग्लोबिन डाउन, BP, शुगर एकदम से सब लो हो गया था। तो वो टाइम ऐसा था कि प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हो पाया, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स ऑफ एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, सब रिविज़न वगैरह रहता है। बट फिर भी मैंने ट्राई किया देख के आया। तो उस टाइम स्कोर बैठा था कुछ 320 के अप्रॉक्स, बोथ ग्रुप ही दिए थे। हाँ, उस टाइम प्लान था सबका कि बोथ ग्रुप देंगे, बोथ ग्रुप दिए। और उस टाइम था कि नवंबर 2014 इज़ द वर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ ICI डिसीजन में। रिजल्ट परसेंटेज होता था 3-4 मैक्स हो गया, तो मैक्स नहीं तो 2% ये हो जाता है। दोस्तों ये बात बहुत समझने की है कि वो समय पे 2014 नवंबर में 3%, 4%, 5%, हितेश भी मैं गलत नहीं हूँ तो ये नॉर्मल होता था, है ना, हमेशा। और आज के टाइम पे शायद हमारा लास्ट अटेम्प्ट इसके पहले कल 30% तक टच किया था, इस बार 20%। तो हमें ये बात समझने की रिजल्ट परसेंटेज बढ़ा है, काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है समझने के लिए। और वो टाइम पे कितना टफ हुआ करता था। यस, ये है, उस टाइम तो काफ़ी टफ था। यानी रिजल्ट उतने टीचर्स भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, बच्चे अपने भी प्रिपरेशन करते थे। तो ये हुआ नवंबर। और उस टाइम नागपुर का रिजल्ट था, नागपुर से कोई AR नहीं था, कोई AR नहीं। सिर्फ नागपुर से ऐसा कि टॉप 5 में 5 बंदे आए थे। हम 4-5 फ्रेंड्स का सर्कल था, उसमें से भी एक निकला कि ऑलरेडी एक रैंकर रह चुका है, तो उसने हमारे ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई फर्स्ट क्लियर करके। उसके बाद मज़ा आया। फिर हम चारों फ्रेंड्स तो जो थे फेल हो गए हम लोग। उसके बाद क्या बोलते, फिर जर्नी चालू। फिर सबका स्कोर देख के सब ने बोला कि अभी एक ही ग्रुप दो, क्योंकि मार्च तक तो आर्टिकलशिप था, उसके बाद जैसे 1 मंथ बाद एग्ज़ाम थी। तो बोले 2 ग्रुप प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो मैंने फिर एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप प्रिपेयर करना चालू किया, अच्छे से प्रिपेयर किया उसको। बट अनफॉर्चुनेटली उसका रिज़ल्ट 189-180 के करीब जाके बैठा। बट कॉन्फिडेंस था कि चलो इतना तो बैठ गया, पढ़ाई तो हो रही है, नेक्स्ट तो निकल जाएगा। बट वहाँ टर्न अराउंड होता है कि फैमिली प्रेशर, काफ़ी इशू हो गए थे, फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट नहीं था। तो आपको उस टाइम पे भी कोई सपोर्ट नहीं? सपोर्ट उस टाइम तक भी नहीं था। वो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, मैं खुद के कुछ काम ले लेता था बीच बीच में, तो ट्यूशन फीस मिल जाती थी। और बाकी लोग भी काफ़ी थे जर्नी में जो सपोर्ट किए हैं, खिलनानी सर हो गए, प्रकाश भैया हैं, और अदर लोगों ने, कि फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ से मिलता था। मैंने खुद के काम लेके भी कुछ अपना जमा करना चालू किया। एग्जाम फीस देने तक के मेरे को सोचना पड़ता था। मैंने वही दिन थे कि एक दिन फीस का था, लास्ट डे आ जाती थी कि आज पैसे नहीं है, इसको कैसे जमा किया जाए। तो आधा पढ़ाई का टेंशन तो उसी में निकल जाता कि पैसा कहाँ से आए। पढ़ाई से ज़्यादा फोकस वहाँ टेंशन में रहता था। बट ठीक है, वो भी पार्ट था, बट वो निकल गया, कैसे तो भी मैनेज हो गया। काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला, अच्छा, भगवान की दुआ भी थी, उस टाइम मिल गया। फिर जब मई 15 दिए तो उस टाइम फैमिली कहा था कि नहीं अब ना हो पाएगा हमसे, तुमको काम तो करना ही पड़ेगा।
और मेरा भी था कि नहीं करना ही पड़ेगा, अभी कुछ ऑप्शन मेरे पास भी नहीं, कोई फंड ही नहीं है कुछ। आप भी चाहते थे कि मुझे हाँ, सपोर्ट भी करना वो था कि सीए बन जाएंगे, फर्स्ट में नहीं निकला। देन सेकंड का एग्ज़ाम जैसे ही दिए, मैंने सेकंड ग्रुप का एग्ज़ाम दिया, उसके जस्ट बाद ही मैं ज्वाइन हो गया। तो ये एक मेरे लिए लकी फैक्टर भी बोल सकते हैं और बैड फैक्टर भी बोल सकते हैं। लकी जॉब ज्वाइन किया, लकी इसलिए कि डेवलपमेंट हुआ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी हुआ। बट वो था कि जॉब ज्वाइन करने से क्या हुआ, पूरा माइंड पढ़ाई का था, और जॉब भी ऐसी थी कि पैसा अच्छा मिल रहा है, तो मैं कंटिन्यू बाहर रहता था। तो उसके साथ पढ़ाई पॉसिबल नहीं हो पाती थी, कि बाहर रहना, वहाँ बुक्स कैरी करना, तो चलो 15-16 घंटा, 12-13 घंटा पर डे का काम के साथ आप पढ़ाई नहीं कर सकते। 10-12 घंटे मिनिमम काम रहता था, क्योंकि शेड्यूल्स ऑडिट्स के फिक्स रहते थे, इंटरनल्स वगैरह के, तो उस टाइम पॉसिबल नहीं रहती थी वो चीज़ें। तो जॉब ज्वाइन कर लिया, जैसे ग्रुप 2 का रिजल्ट आया 180 बैठा। मेरा प्लान था, मेरा एक ग्रुप मैंने एक ही दिया था, मेरा था कि मैं चलो अभी है फर्स्ट ग्रुप का प्रिपरेशन करूँगा, सेकंड ग्रुप अगर गलती से भी नेगेटिव आ जाता है तो मैं दोनों ग्रुप देके निकाल लूँगा अगला टाइम। ये मेरे को अंदर से खुद से कॉन्फिडेंस था कि इतना तो पढ़ा है, सब फर्स्ट में निकला है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ अच्छे से, मुझे पता मैं निकालूँ। बट वो जो सोचते वो होता नहीं है कभी कभी, तो वही मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ा, तो वहाँ से जो है सब छूट गया। तो उसके बाद बाकी जितने भी अटेम्प्ट्स होते थे कि 10-12 दिन का छुट्टी ले रहे हैं, दे रहे हैं, 10-12 दिन का छुट्टी ले रहे हैं, दे रहे हैं, बाकी सब दो जो भी थे सब एक एक करके निकलते जा रहे हैं। तो हर बार वही रिजल्ट देखते थे, अरे ये निकल गया, ये अटेम्प्ट ईजी था, ये तो अच्छा हो गया, इसके साथ हो गया, हम वहीं के वहीं बैठे हैं। तो क्या डिप्रेशन 2015 तक चलो फिर भी ठीक था कि 3-4 अटेम्प्ट तो लग ही जाता है, तो चलो वहाँ तक माइंड ठीक था। उसके बाद ऐसा कि जितना पुराना सर्कल है सब निकल गया, जो सीनियर्स थे वो निकल गए, अब तो ऐसा था कि जूनियर्स भी निकलना चालू हो गए थे। जो आर्टिकलशिप जिनको हम ट्रेन करते थे फाइनल ईयर में, वो जूनियर्स भी सीए बनते जा रहे थे। तो एक बार वो फैक्टर दिख रहा था कि अरे यार ये कैसे हो रहा है। तो वो क्या उस टाइम काफ़ी डिप्रेशन में चले गया था मैं। अराउंड 2017 तो वो पीरियड था कि जहाँ डिप्रेशन एकदम लेवल, चेहरे पे दिखता था, अलग अलग थॉट्स एकदम नेगेटिव आते थे। बट एक था कि करना कुछ नहीं है, एक ड्रीम लिस्ट है, उसको फुलफिल किया बिना तो कुछ नहीं करेंगे हम। आपकी ड्रीम लिस्ट में सीए टॉप पे है, एक वर्ल्ड टूर है, कुछ है कंडीशन में, मतलब घर वालों को खुशी देनी, मतलब ऐसा ये है, मतलब वो करे बिना, मतलब कुछ एक बार थॉट्स आता है कि बंदा एकदम डिप्रेशन में चले जाता है कि नहीं कुछ कर ले, बट नहीं। ऐसे कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आपको ऐसा हुआ था? बहुत ज़्यादा। 2017 इज़ द वर्स्ट एंड बेस्ट ईयर फॉर यू। यस, 2017 स्टार्टिंग जब हुआ था उस टाइम ऐसा था कि 2016 मैंने पूरा स्किप किया था, एग्ज़ाम नहीं दिया था मैंने वो पीरियड में। ये कंडीशन था, मतलब एग्ज़ाम पास हो नहीं रहे हैं, मतलब कुछ बन नहीं रहा है, तो 2016 मैंने पूरा स्किप कर दिया। 2017 लोग आते थे, वही था कि 3 साल से निकले नहीं, हर कोई आ रहा है, अभी तक सीए नहीं निकला, ये नहीं निकला, आपको सब परेशान करते थे। पर किसी को ये नहीं पता कि मैं पेपर ही नहीं दे रहा हूँ, मैं 10 दिन की छुट्टी में कहाँ से कोई प्रिपरेशन कर पाएगा। हमारा मेन वो समझ नहीं पा रहा था, आपका जो समझ ही नहीं पा रहा था। और सिर्फ घर वाले हैं जिनको पता है, भाई है जिनको पता है, और कुछ क्लोज दोस्त हैं जिनको पता है कि हाँ चल क्या रहा है इसकी लाइफ में। बाकी लोगों का अभी तक नहीं निकला, ये है वो है, घर बनाना है, तुमको इसलिए डाले थे वो। मतलब भाई तुमको सिचुएशन ही नहीं पता है, एक पर्सन का क्या सिचुएशन है, उसको बोल बोल के और डिप्रेस करते जाते हैं वो लोग। और बहुत प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। पर वो था कि चलो आज नहीं कल बनेंगे तो सही। बहुत इनसे अपने बचने के लिए फिर आपने कि इतना हर्ट करते थे आपको? मैं जनरली नागपुर के बाहर ही रहता था, मेरा ऑडिट से ऐसा था कि मैं जनरली 3-4 साल बाहर ही रहा हूँ, कि मेरा एक टाइम पे ऐसा हो कि मेरे को फेस ही नहीं करना है लोगों को, फेस ही नहीं करना है। मैं पूछना चाहूँगा, अगर यही समय पे अगर सोसाइटी वालों ने हमें हेल्प किया होता, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, सब के सब आपके पीछे खड़े होते डोर बन के, या फिर एक बोलते ना कि मजबूत दीवार बन के, हितेश तू अपने डिसीजंस ले, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं, हर कोई सपोर्ट कर रहा है, हर कोई पॉजिटिव बात बोल रहा है, तो आपको बहुत मदद हुई होगी वो समय पे। लेकिन ऐसा शायद नॉर्मली कहीं देखने नहीं मिलता है। तो नहीं हुआ मेरे साथ, और आज भी भैया ऐसा कभी होता नहीं है। हम तो चाहेंगे कि ऐसा एक परिवर्तन आए, लोग लोग समझे, क्योंकि सीए कोर्स है जहाँ रिजल्ट आपका 5% है, तो क्या एवरेज बच्चा भी अगर देगा, कि एवरेज वो रहेगा नहीं जो सीए में आया है, फाइनल तक पहुँचा है, तो एवरेज बच्चा भी रहेगा तो उसको 10 अटेम्प्ट का काउंट पकड़ के चलो 5% के हिसाब से, तो 10% तो किसी को मिनिमम लग सकता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो सीए का क्राइटेरिया ऐसे कि आप ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं निकलते, ये फिक्स है। तो बार बार बोलना किसी को कि नहीं निकल रहा, वो एक चीज़ हर्ट कर जाती है। स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि क्यों नहीं निकल रहा, वो अपने आप को ही थोड़ा डिमोटिवेट होने करता है, मैं काबिल नहीं हूँ, हाँ, ऐसा खुद को गलत। तो ये मेरे साथ हो गया 2016 से अक्टूबर। मैं फिर छोड़ दिया, मैंने डिसीजन लिया 2017 में कि अब मुझे सीए छोड़ देंगे। तो 2017 का मैंने ऑफिस था, फिर मैं जनरली
एक कंपनी फर्म में ही था जहाँ सैलरी अच्छा था, बट मैं था कभी छोड़ ही रहे हैं तो कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेते हैं। सब दोस्तों का ये सजेशन था कि तेरे से नहीं हो पा रहा तो छोड़ दे, कॉर्पोरेट ज्वाइन कर ले, ये देख वो भैया को देख, वो ज्वाइन किया, उनका ये सैलरी हो गया है, छोड़ के बैठे हैं, वो देख। तो मैं भी था उस टाइम, माइंड इतना डाइवर्ट कि जो जो बोल रहा है चलो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर 2018 में मैंने जॉब छोड़ा, मैंने फिर देन TCS ज्वाइन किया कॉर्पोरेट। मतलब चलो बिग नेम बिग फेम, वहाँ नेम मिला, फेम मिला, अच्छा हुआ। तो वहाँ काम करना चालू किया। उस टाइम भी फिर एक दो फ्रेंड्स थे जो पुराने वाले थे, वो निकल गए। वो फिर मैंने अटेम्प्ट मई वाला भी स्किप किया, यानी लास्ट 1.5 साल से अटेम्प्ट नहीं दे पाया मैं। तो वो एक सबसे बड़ी गलती है जो आजकल के लोग कर लेते हैं कि छोड़ते कि हम ये अटेम्प्ट छोड़ देंगे तो अगला निकल जाएंगे, बट वो बहुत बड़ा गलती था मेरे हिसाब से, मेरा वो कि वो अटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहिए था। क्योंकि लिंक टूट जाता है एक बार कि कौन सा अटेम्प्ट आपके लिए ईजी आ जाएगा आप नहीं समझ सकते, कि लोगों के लिए जो हार्ड है आपने पढ़ा है वो आ गया, वो आपके लिए ईजी हो सकता है। तो ये मेरे साथ बहुत, मैं एग्ज़ाम देखता था, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था क्यों नहीं दिया, तो अपने आप पे गिल्ट आता था। फिर वो ऐसा था कि अभी गिल्ट होने लगा था छोड़ने का। तो 2018 में मैंने जॉब किया, छोड़ा। फिर वो पढ़ते पढ़ते 2018 में एंड पे मुझे वो अटेम्प्ट देना ही था, एनी हाउ कंडीशन मुझे 2018 का नवंबर अटेम्प्ट देना था। मतलब ये दूंगा, उस टाइम GST आ चुका था, हमारे टाइम पे IDT रहता था, तो इस टाइम GST आ चुका था। मतलब GST कुछ पढ़ा नहीं है मैंने। इसका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना भी पढ़ लो वो टाइम से नहीं पढ़ोगे प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। एक कॉस्टिंग था और DT था जो मेरा थोड़ा हल्का स्ट्रॉन्ग हो गया था उस टाइम तक, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ग्रुप 2 का प्रिपरेशन कर रहा था, ग्रुप 1 छोड़ दिया था फिर मैंने। तो फिर मैंने नवंबर में कैसे तो भी ऑफिस वाले छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो उनसे लड़के 1 हफ्ते का छुट्टी लिया, मैंने प्रिपरेशन की। यानी मैंने लिटरली 10 दिन में कॉस्टिंग एंड DT प्रिपेयर किया, देन एग्ज़ाम देने चले गया। नवंबर 2018 का रिजल्ट आता है, कॉस्टिंग 58, DT 59। ग्रेट। इट वॉज द वर्स्ट। वो जो रोया हूँ मैं उस दिन, रिजल्ट ऑफिस में था, मतलब क्या है, मतलब 2 सब्जेक्ट थे, निकल गया रहता कि इससे बेस्ट मेरा कॉस्टिंग में कभी स्कोर नहीं बना। कॉस्टिंग एवरी टाइम आई एम डाउन टू 40। उसके बाद मैंने उस पर मेहनत किया तो अच्छे मार्क्स है। कॉस्टिंग हमेशा जब भी डाउन टू 40 वो अटेम्प्ट था, निकला। फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं अब जॉब छोड़ना है, अब CA कंटिन्यू करना है, अब जो भी हो जाए। हाँ 2019 इज़ वो मैं डिसीजन, ये मैंने डिसीजन लिया मैं घर अपनी लाइफ के लिए, मतलब CA तो करना है, मतलब ये नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मैंने एक बार स्ट्रगल डिसाइड किया ना 2010 से लेके ये, मतलब मैं बस में ट्रैवल किया है, मतलब लोगों ने इतना भरोसा दिखाया कि हाँ तू बन रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट, मतलब खुद को भी एक था कि नहीं CA तो बनना है। तो वो अचीवमेंट वहाँ फिर मैंने 2019 डिसीजन घर वालों से बात किया, मतलब थोड़ा सेविंग तो हो गया था कि 1 साल मैनेज हो जाएगा, मतलब नहीं भी होगा तो अब देख लेंगे कुछ भी। घर वालों से बात किया, जो घर वाले सपोर्ट किए, दोस्त लोग भी थे कुछ बैकबोन में कि हाँ तू कर, चल चालू तो कर, अभी कर ले। कुछ नेगेटिव में भी थे दोस्तों लोग, नेगेटिव में भी TCS कैसे छोड़ सकता है, लोगों का लगता नहीं है तू छोड़ रहा है इतना पैकेज। मतलब अभी मेरा जो सैलरी है आफ्टर CA मेरा 2.5 टाइम्स हो जाएगा। मेरे को 1 साल का सिर्फ गैप देना है, मैं वो 6 महीने में रिकवर कर सकता हूँ वो चीज़। ये बहुत बड़ा डिसीजन था ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा जॉब छोड़ना, क्योंकि आप पूरे इन्वॉल्व हो चुके हो पढ़ाई से थोड़ी बहुत, पूरा दूर पढ़ाई से पूरा दूर। सिर्फ एक DT कॉस्टिंग ऐसा था कि मैं पढ़ लिया था तो मैं उसको ऐसे जाके बैठ के आ जाता था कभी कभी तो, और वो 10 दिन में प्रिपेयर किया मैंने वो। तो 2019 में बहुत लोगों ने गाली मारी कि कैसे छोड़ सकता है। अच्छा। तो मतलब नहीं, अभी डिसीजन लिया है तो करना। उस टाइम प्रेशर भी हो गया था कि अब छोड़ तो दिया है, अब नहीं निकला तो यही लोग आएंगे फिर सुनाने, अच्छा हमने तो बोला था। हमारे दिमाग में भी ये पहले होता है कि अगर नहीं निकला तो सुनाने के लिए बहुत आएंगे। बट वो टाइम था कि मैंने अपने आप को समझाया जो होगा देखा जाएगा। फ़ोन बंद, मुझे उस टाइम फ़ोन का एडिक्शन लग चुका था, क्योंकि मैं पढ़ तो थे नहीं, ऑफिस ही रहते थे, फ़ोन, इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये वो सब चलते रहता था कंटिन्यू। दोस्त लोग भी बोलते थे ये छोड़ वो छोड़, मैं छोड़ेंगे, पढ़ नहीं रहे हैं, उसका आदत लग चुका था। देन उस टाइम 3 महीना फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप सब डिलीट, सब गायब, सब बंद। डेडिकेशन भी कहाँ से है? वो था कि करना ही है, सब छोड़। मेरे को CA तो बनना है, मतलब अभी अब नहीं बैकआउट कर ही नहीं सकते, मतलब अब CA बनना है। कोई कितना भी बोल ले, फैमिली को मैं बोल दिया, मैंने वाला फैमिली मैटर करती है, उन्होंने सपोर्ट कर दिया, हाँ तू बैठ घर पे, मतलब बाकी मेरे से कोई मैटर नहीं है। कुछ फ्रेंड्स थे चलो जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, मतलब ठीक है, मेन है मेरा फैमिली है, मेरे को इनके साथ घर पर बैठना है, ये सपोर्ट कर लिए, बात ख़त्म हो जाती है। मैं अपना छोड़ दिया उनको। 2019 एंड में मैंने जॉब लेफ्ट किया, मार्च में बैठा, मैं स्टडी करने बैठा। एक ग्रुप का ही सोचा, मतलब सेकंड ग्रुप स्ट्रांग है, फर्स्ट ग्रुप क्योंकि काफ़ी टाइम पहले नवंबर 2014 और 15 में ही एक टाइम दिया था, उसके बाद सिलेबस चेंज हो गया ये, तो उसके बाद उसको पढ़ा ही नहीं, तो मतलब इस पर रिस्क नहीं लेते हैं, सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन कर लेते हैं। GST की क्लासेस उस टाइम मैंने यूट्यूब से देख के की,
मेरी आपको रिसोर्सेज का बहुत रिसोर्सेज का फ़ायदा हुआ। उस टाइम रिसोर्सेज का फ़ायदा था, विशाल भट्टर सर ने एक बूस्टर अपलोड किया था उस टाइम, और बुक्स मैंने, मेरी कज़न जस्ट एक अटेम्प्ट पहले क्लियर हुई थी सेकंड ग्रुप, तो बुक्स उसके ने इधर उधर से अपनी चीज़ें जोड़ इधर उधर से लाई। कॉस्टिंग का मेरे पास इंस्टीट्यूट के मटेरियल थे, डीटी का मैंने मटेरियल जुगाड़ किया, मैं सेल्फ स्टडी करने बैठ गया। उस टाइम तक यूट्यूब से जो भी लेक्चर मिलता था उसको देख लो, सेल्फ स्टडी करो, उसको पढ़ना चालू किया। दिमाग में एक ही चीज़ थी कि नहीं यार बनना है, किसी से कांटेक्ट नहीं, जो नेगेटिव आ रहा है नहीं भाई कोई मतलब नहीं है, सब फेसबुक में था। मुझे यूट्यूब का शौक था तो मैं बस यूट्यूब पे सीरीज आराम से देखते रहता था, कुछ एंटरटेनमेंट जरूरी, क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते 15-16 घंटे। वो पढ़ा मई 2019 का एग्ज़ाम हुआ, फिर रिजल्ट का वेट था। अंदर से कॉन्फिडेंस था कि निकलेगा, सिर्फ एक इसका था कि वो गया था कि वो सब्जेक्ट ऐसा कि थ्योरी आप उस पर कर नहीं सकते, मतलब ये उसमें 40 से नीचे आ गया तो लड़क जाएंगे, मतलब बाकी तो अच्छे गए। देन रिजल्ट आता है फाइनली आफ्टर 4-5 years इट्स पास सेकेंड ग्रुप। मैं इतना खुश, घर वाले खुश, मेरा भाई डिसीजन सही था ये, मतलब यहाँ फेल हो गए रहते तो सब मार दिए रहते पकड़ के। तो वो इतना खुशी का माहौल था उस टाइम, मतलब चलो निकल गया। फिर था कि चलो एक स्टेप अहेड, ओनली 1 ग्रुप बचा है। फर्स्ट ग्रुप का क्लासेस मंगाया मैंने, उस टाइम तक कि ऑलरेडी एग्ज़ाम लेट हो चुका था इलेक्शन के कारण, और नेक्स्ट एग्ज़ाम भी पोस्टपोन नहीं हुआ, या मई 19 जून में हुआ था ऑलरेडी, तो लेट था। और दिसंबर भी उन्होंने, नवंबर का एग्ज़ाम दिसंबर नहीं किया था, और 1 नवंबर से ही था, तो टाइम कम था, और मुझे फर्स्ट ग्रुप के पूरे क्लासेस करने थे, क्योंकि वहाँ आता है ऑडिट और लॉ। ऑडिट लॉ आप नहीं पढ़ सकते, इंस्टीट्यूट का तरीका मुझे ऑडिट में नहीं समझ में आता, वो क्या एक्सपेक्ट करते कि जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए वहाँ पूरा थ्योरेटिकल आता है उनका। और एसएफएम वहाँ मेरा था कि वहाँ इतना वीक है मेरा एसएफएम कि मैं उस फर्स्ट ग्रुप मैंने 3 बार दिया है, तो एसएफएम में मुझे 1 बार 40 के करीब बैठा है, 2 बार 22-23 ये मार्क्स थे मेरे एसएफएम में। मैंने उसका क्लासेस भी किया था उस टाइम जब दे रहा था, क्लासेस भी करके दिया, फिर भी 22-23 मार्क है। जब 22 हाँ, जबकि वो था कि वो क्लासेस करने के बाद सर ने एक बुक, मयंक कोठारी सर का क्लास किया था, उन्होंने बुक दिया था, वो बुक में से 70% पेपर छपा था। ओके, इवन आफ्टर डैट मेरे को मार्क्स नहीं आए थे। वो सब्जेक्ट से इतना खौफ हो गया था मुझे एसएफएम से, तो मैंने नहीं, फिर हमने नवंबर 19 का प्रिपरेशन चालू किया, मतलब चलो इसको प्रिपेयर करते हैं। टाइम कम था काफ़ी कि 2 क्लासेस करनी थी, तो मेरा ऐसा था कि 12-13 घंटे सिर्फ दिन का क्लासेस में जा रहा था। 2 महीना क्लासेस में लग गया, फिर ऑडिट लॉ कैसे तो भी करके मतलब पढ़ते नहीं, एक निकल गया निकालते हैं, दिए अटैम्प्ट, चलो हो गया अच्छे से। रिजल्ट आता है, देन उसमें आते हैं 189, ऑल सब्जेक्ट पास, बट एग्रीगेट रह जाता है उसमें। बोला अरे यार ये कैसे रह गया, निकल गया रहता मजा, थोड़े से 11 मार्क्स। हाँ, फिर मैंने पेपर मंगाया, मतलब फर्स्ट ग्रुप काफ़ी टाइम बाद दिया, चलो अभी मिस्टेक आइडेंटिफाई करते हैं कि गलती कहाँ हुई है। पेपर मंगाया, कुछ मुझे ऑडिट लॉ में लगा हाँ ये गलती है, क्योंकि लिखने का तरीका थोड़ा गलत है, क्योंकि मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, मतलब कंटेंट अब बढ़ाना पड़ेगा अच्छे से। एसएफएम में उस टाइम मुझे 45 बैठा, मतलब चलो कुछ भी है बैठा। वहाँ मेरा फॉरेक्स का एक दिक्कत था कि फॉरेक्स नहीं होता था पढ़ के, बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत है। फॉरेक्स का था कि वो एक चैप्टर के कारण पूरा कॉन्फिडेंस लूज होता था कि नहीं हो पा रहा है। देन कुछ मतलब नहीं, फिर बैठा, मेरा विचार, क्वेश्चन पेपर मंगाए, बैठे मतलब चलो 189 आ गया है, ज़्यादा दूर है नहीं, 11 मार्क का डिफरेंस है, निकाल लेते हैं। उस टाइम गड़बड़ों की एक 8 मार्क का क्वेश्चन था जो इंस्टीट्यूट ने मेरा गलत कर दिया था, वो देखा मैंने। अच्छा, तो वो एक दुख था कि 8 मार्क मिल गए तो 2-3 मार्क तो इंस्टीट्यूट ग्रेस दे ही देता है कभी भी, क्योंकि एवरेज सब में अच्छा था, किसी में फेल नहीं हुआ था 40 के बिलो। तो 8 मार्क का गलत हो गया, इंस्टीट्यूट गलत कर दी थी पूरा क्वेश्चन। वो 8 मार्क मिल गए रहते, 189 टू मैं 195 तक पहुंच गया रहता, तो पास होने का चांस था, बट नहीं। फिर मैं मेहनत किया, प्रिपरेशन चालू किया, अगेन चालू, पर उस टाइम जॉब पे लग गया था। फिर नवंबर देखिए 1 साल से खाली बैठा था, नवंबर का अटेम्प्ट देख के मैं जॉब स्टार्ट कर दिया, मतलब अगेन 3-4 महीने जब तक रिजल्ट आता है, ताकि पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब फिर क्वारंटाइन कर लेंगे, जब तक 3-4 महीने खाली बैठने कर लेते हैं कहीं। अगेन जॉब ज्वाइन किया, फिर जनवरी में रिजल्ट नेगेटिव आ गया। मतलब चलो, फिर मतलब चलो कोई बात नहीं, 1-1.5 महीने का छुट्टी लेंगे, पढ़ाई हो गई है। देन मैंने फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस था, अब तो अभी कॉन्फिडेंस है कि आप करना, आप छोड़ नहीं सकते, अब घुस गए तो छोड़ नहीं सकते, अब इसको पूरा पढ़ेंगे। फिर पढ़ाई स्टार्ट की कि 2020 वर्स्ट ईयर फॉर एवरीवन, उसे कोई नहीं बोल सकता। मार्च में मैंने ऑफिस से लीव लिया, मतलब चलो पढ़ते हैं, जून में एग्ज़ाम है। देन कोरोना आ गया, मोदी जी आ गए, 21 दिन के लिए लॉकडाउन। वो इतना वर्स्ट पीरियड गुजरा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 साल से छुट्टी लेके बैठा हूँ, मेरा पूरा सेविंग्स हो चुका है ख़त्म। मैं जस्ट 2 महीना जॉब किया, वो 2 लास्ट मेरे पास जो थे उसी के खर्चे निपटाया। देन अगर छुट्टी लेके बैठा, लॉकडाउन फॉर होल कंट्री, मतलब सेविंग है नहीं, कैसे होगा।
अभी तो ऐसा था कि जॉब भी नहीं कर सकते क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है। लॉकडाउन लगे, लोगों को तो निकाल रहे हैं, मतलब मिलेगा तो नहीं। और इंस्टीट्यूट का था कि नहीं एग्ज़ाम तो लेंगे ही हम। वो टाइम इंस्टीट्यूट ने काफ़ी परेशान किया। डरा के हाँ एग्ज़ाम लेंगे ना जॉब कर पा रहे थे प्रॉपर, फिर ना कुछ हो पा रहा था डिसीजन। वो टाइम में काफ़ी वर्ष गुजरा वो 2020 का। पर एक महीना जो था उसमें काफ़ी सब लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि ऐसा था कि 5 साल बाद छुट्टी मिला था सबको। जितने दोस्त थे ये थे सब सीए वाले अदर, बोले 5 साल बाद छुट्टी मिला, तो 21 दिन तो सबके अच्छे गुजरे। उसके बाद सब फिर फ्रस्ट्रेट होना चालू हो गए, फिर केसेस भी बढ़ गए थे। तो वो एक टाइम था कि बस फिर मैं बैठा पढ़ने, फिर छुट्टी लिया, फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई। फिर चलो फिर ICAI बोलती कि नहीं हम जुलाई में लेंगे, उन्हें चलो जुलाई में पढ़ते, फिर पढ़ने बैठे, फिर बोलते अब नहीं हो पाएगी, अब सीधा नवंबर होगी। बोला चलो यार अब क्या किया जाए। फिर जॉब पे गए नवंबर था, मतलब चलो अब नवंबर का छुट्टी लेते हैं। अब ये था कि निकालेंगे इसको नवंबर वाला, नवंबर निकालें। पर वो तक उस टाइम लिंक टूट गया, फिर से जॉब चालू हो गया। 1 साल से पढ़ने बैठ रहे हैं, फिर उड़ जा रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं, फिर उड़ जा रहे हैं। तो एक लिंक जो लगा हुआ था कि 189 एवरेज था, कि वो पूरा टूट गया फिर से। कि इतना फ्री टाइम मिल जाएगा किसी को 7 महीना 8 महीना आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। आप ये मानते हो हितेश भाई ज़्यादा टाइम मिलने से भी तकलीफ होती है? हाँ बहुत तकलीफ होती है, ये है, ये मैंने कुछ पे भी नोटिस किया है। ज़्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। अगर 4 महीना है 3 महीना है तो सफिशिएंट है। उसको 4 महीना मिल जाएगा ना तो बंदा 1 महीना वेस्ट करेगा ही, कुछ भी हो जाए वेस्ट करेगा वो। तो वो टाइम मिल गया काफ़ी, तो उस टाइम स्टडी लिंक पूरा टूट गया। पर मैं चलो देते हैं। अभी उस टाइम ऐसा था कि ICAI एग्ज़ाम ले रही है नहीं ले रही है वो डाउट ही नहीं था। फिर ICAI फाइनल बोलती ले रही है, तो सबका था कि अब तो 20-25 दिन ही बचा, अब क्या प्रिपरेशन होगा। तो उस टाइम चलो फिर भी प्रिपरेशन किया। SFM उस टाइम मेरा वीक था, तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग करने पे लग गया था। आपने पूरा फोकस SFM भी किया। अकाउंट्स में 23 मार्क्स कंसिस्टेंटली आ रहे थे। मतलब इस पर स्कोर कैसे किया जाए, क्योंकि ऑडिट लॉ में मैं बोला एग्जाम्शन नहीं आ सकता। एक अकाउंट और SFM बचता है जहाँ एग्जाम्शन का आप सोच सकते हो कि एवरेज वही निकालेगा। तो अटेम्प्ट दिया उस टाइम अकाउंट्स का दिया, पेपर एवरेज गया। उसके बाद फिर SFM देखे आया पेपर यानी ऐसे थे कि उस दिन मैं पढ़ा था जो आ गया, मुझे सब आ रहा था। बाहर निकल पूरा नहीं पढ़ा, जो पढ़ा वो आ गया? नहीं, मैंने पूरा SFM पढ़ा था। ऐसा कि मुझे याद आ रहा था सब। ऐसा था कि पेपर देख के अरे ये तो यार ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। यानी उस टाइम प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो चुका था, ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है। तो वो था। बाकी लोग निकले नहीं यार ठीक गया मतलब नहीं मेरा अच्छा। मैं घर आके भाई को बोला मेरा 70 पक्के है, मैं अटेम्प्ट स्किप नहीं कर। क्योंकि उसके बाद जब जनवरी दिया था 2 महीने बाद, तो सब दोस्तों ने बोला अगर अच्छा नहीं जा रहा तो ऑप्ट आउट करके जनवरी देते। मतलब मैं SFM का रिस्क नहीं ले सकता। 70 बन रहा है, मतलब गलती से फेल हो गया तो मतलब SFM का एग्जाम्शन रहेगा, काम आएगा। ऑडिट लॉ भी था उस टाइम कि इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं था। फिर ऑडिट दिया मैंने, लॉ दे के आया, होप थी कि पास हो जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली मैं फिर KPMG ज्वाइन कर लिया दिसंबर में। मतलब अभी चलो खाली बैठे हैं, मतलब रिजल्ट आ जाएगा। देन मैं KPMG का एक असाइनमेंट मिला मुझे, 4-5 महीना वहाँ निकल गया। फिर वहाँ रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट देख के मुझे उससे ज़्यादा दुख कभी नहीं हुआ। दुख नहीं हुआ? अच्छा, क्या रिजल्ट था भैया? वो रिजल्ट था मेरा 203 टोटल। 203 तो टोटल पास हो गए ना उसमें? पास हो गए। ऑडिट 33। ओह माय गॉड, ऑडिट 33 एंड SFM 90। SFM 90 SFM 90 हाथ मिला भैया, क्या बात है। SFM 90 वो टाइम दोस्तों के कॉल आ रहे तेरे को गाली मारे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोले। मतलब अब जो कर रहा है करो, मैं क्या करूँ अभी। ऑडिट था, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। वो सब्जेक्ट ऐसे कि कभी आ गया तो आप लिख लिए मार्क्स, स्कोर और चेक कर लिया। आपने 90 मार्क्स? यस 90 मार्क्स। मैंने पेपर भी मंगा के रखा है, मतलब ये सबूत रहना चाहिए। सबूत रहना चाहिए, भरोसा नहीं करें। और उस टाइम मुझे था कि एक क्वेश्चन था मेरा जो लगता है कि हमेशा एक क्वेश्चन रहता है आपकी सिलेबस में कि आप उसको आखिरी में देख के नहीं जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो PM का एक क्वेश्चन था जो जिसमें काफ़ी रेट्स का, फॉरेक्स का एक क्वेश्चन था जो हमेशा मुझे डिफिकल्ट जाता था। एक क्वेश्चन आया जिसमें काफ़ी रेट्स थे, अगर आखिरी में आप उसको नहीं देख के जाओगे नहीं हो पाएगा। मेरे से वही क्वेश्चन स्किप हो गया था। तो एक 10 मार्क का वो क्वेश्चन था, वो स्किप कर दिया, तो मैंने वो छोड़ ही दिया था पूरा। सो यानी 92 मार्क का पेपर सॉल्व किया था, उसमें से मेरा सिर्फ 1.5 मार्क डिडक्ट हुआ था, बाकी पूरा मिला। मैं सोच रहा हूँ अगर 10 मार्क का मैं देख लिया था सुबह तो 90, 97, 98 वो हाईएस्ट। मतलब चलो लालच नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। 90s किसी का नहीं आया, सब दोस्त बोले 90 कैसा बोले, कैसा आ गया बोले। मतलब ऐसा पढ़ा, मतलब चलो टीचर्स अगर ने काफ़ी हेल्प किया उस टाइम यूट्यूब से भी, वो 90 निकला। देन मतलब चलो अब क्या है, बचता है अभी 3 सब्जेक्ट बचे हैं, 40 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मतलब पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं। वहाँ से लीव लिया, बैठा पढ़ने, अभी जस्ट पढ़ा, फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई 1 महीने के लिए। अगेन ICAI पोस्टपोन 1 मंथ के लिए, नहीं बोले कोरोना बढ़ रहा है। मतलब अब नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए अभी, पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट बटा है, अच्छे से पढ़ाई चालू किया। ऑडिट थोड़ा वीक था तो उसको रिवीजन बढ़ा दिया
कि नहीं यार अभी 40 नहीं मैनेज होगा तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा, 40 तो चाहिए ही। ऑडिट लॉ में रिवीजन बढ़ा दिया कि पता था वीक है। अकाउंट्स में मैंने पास्ट अटेम्प्ट के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दिया एग्ज़ाम दे के आया। एग्ज़ाम अच्छे गए, कॉन्फिडेंस था कि इस बार लग रहा था कि पॉजिटिव कि हाँ निकल जाएगा। इस बार था कि होप कि हाँ, हर बार कुछ डाउट आ जाता कि ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, इस बार था कि यार निकल तो जाएगा, 40 तो बन जाएगा। अकाउंट्स का पेपर देख के आके मैं रोया, मतलब 40 नहीं बन रहा, 38 बन रहा है सिर्फ। मतलब यार दे देगा ऐसी 40 90 आया, मतलब 40 निकाल लेगा। और उस टाइम ये बार बोलते ना कुछ चीज़ें अच्छी के लिए होती हैं, तो 90 का एग्जामिशन मेरे लिए बेनिफिट हुआ कि इस बार का जो SFM का पेपर पूछा उन्होंने ओल्ड कोर्स का, वो बहुत डिफ़िकल्ट पूछ लिया। तो सब ने मैक्सिमम लोगों ने ग्रुप सेकंड के पेपर का ऑप्ट आउट कर लिया कि अभी ओल्ड का लास्ट अटेम्प्ट ही है, रिस्क लेना तो ऑप्ट आउट कर लिया। मतलब नहीं, ऑप्ट आउट नहीं करेंगे, मतलब अकाउंट का वर्स गया, मतलब 40 बन जाएगा, मतलब कैसे भी बन जाएगा, छोड़ो होप नहीं छोड़नी, मतलब बन जाएंगे। ऑडिट लॉ देखे आए, देन रिजल्ट अभी का रिजल्ट खोलते से बैठे हैं, गणपति पप्पा बैठे हैं घर पे, राज हैं गणपति पप्पा के सामने बैठे, मतलब रिजल्ट पास चाहिए, मतलब 200 भी चलेगा। चलो बैठे रिजल्ट के मार्क्स देख के मतलब वाह 247 अकाउंट एग्जाम्शन अगेन 62 मार्क्स, मतलब जहाँ 40 का एक्सपेक्टेशन नहीं था वहाँ 62। ऑडिट शायद आपको 30 40 आपको लग रहा था 38 मेरा 38 मेरा मैक्स था कि 38 ही आएगा, मतलब 40 दे देगा ऐसी है। ऑडिट में 50 बैठ गया, लॉ में भी 45 बैठ गया, ओवरऑल 90 था, तो 247 स्कोर बैठ गया। लाइक ग्रेट मोड, मतलब फाइनली CA हितेश किशन मोटवानी, मतलब डैट वो वेरी गुड। बस ये था कि लास्ट 2019 का जो डिसीजन था मैंने खुद को चेंज किया, मतलब मेरे को किसी का नहीं सुनना है। अभी भी बीच में था कि एक अटेम्प्ट फेल हो चुके थे 2019 के बाद, सेकंड ग्रुप पास होने के बाद, फिर भी लोगों का था कि बैठा है नहीं निकल रहा है, मतलब कोई किसी का नहीं सुनना है। मैं सिर्फ अपना था, मुझे क्या कृष्ण जी की बातें काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने ऐसे सीरियल देखना चालू कर दिया, महाभारत राधा कृष्ण वगैरह आते रहता, तो मैं उनका एक बात उन्होंने बोला था कि भय इंसान को असहाय और दुर्बल बनाता है। तो ये डायलॉग ऐसा था कि हमने अपने बोर्ड पे लिख के रख दिया दीवार पे, मतलब कभी भी डर लग रहा है, मतलब क्या ही है होगा, मैक्सिमम क्या होगा, पास होगा नहीं तो फेल होगा, और कुछ नहीं हो सकता अभी। हम जीतेंगे तो सीखेंगे। हाँ, मतलब इतने साल तो दिए हैं, 1 साल और सही हिम्मत टूट चुका था आखिरी में आके, ये अटेम्प्ट में था कि हिम्मत टूट चुका था कि अब कितना और 10 अटेम्प्ट हो चुका है, अब 11। वेरी सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ भैया। आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज के स्टूडेंट्स हैं भैया, वो एक अटेम्प्ट ऊपर नीचे जो बहुत दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो शायद छोड़ देते हैं। तो उनको आप कुछ कहना चाहोगे कि जैसे आपको देख के तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन होने चाहिए मेरे हिसाब से, और जितने पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी ऐसा लगना चाहिए कि मेरे बेटे ने किया है और इन्होंने इतना सहा है, छोड़ा नहीं और कंटिन्यूसली किया है। तो उनको आप कुछ कहना चाहोगे कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ सजेशन देना चाहोगे? ये मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे ऑफिस में एक भैया थे, उनका भी सेम था कि काफ़ी अटेम्प्ट्स लग गए थे, तो उन्होंने भी हिम्मत नहीं आ रही थी। मैं बोला इनका निकल गया, अभी वो काफ़ी अच्छी पोजीशन, उनका प्रैक्टिस सेट है, ये है खुद का, तो मतलब उनको देखते तो मतलब निकल गया है। मेरा था कि मेरे को एक अंदर से था कि नहीं करना तो है, क्योंकि मैं काफ़ी जॉब किया है। लोगों का रहता है कि सिर्फ पढ़ते हैं तो जॉब नहीं कर पाते, मैं क्या जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही जॉब चालू कर दिया, तो मैंने काफ़ी जगह एक्सप्लोर की है। हर बार ये था कि डिग्री के खाना स्कोप नहीं मिल पा रहा है आपको, जो स्कोप मिलना चाहिए। मैं सेम काम एज ए चार्टेड जितना ही काम कर रहा हूँ, बट सैलरी जो मिल रहा है वो नॉर्मल पर्सन से भी कम मिल रहा है। तो कि नहीं चार्टेड तो बनना ही है। वो 3 साल स्किप हो गया, चलो एक गलती हो जाती है, मतलब गलती सुधारने का भी मौका आता है। तो अभी जो है, अभी जो फीलिंग रहेगा मेरे अंदर, अभी के स्टूडेंट में देखता हूँ कुछ सुसाइड्स का, तो मैं 1-2 बार देखा तो मैं खुद ही शौक में था, क्यों भाई क्यों, एक अटेम्प्ट ही हुआ है। मतलब 10-12 वाले कर लेते हैं, मतलब CA वाले तो चलो फिर भी काफ़ी टेंशन में रहते हैं, 10-12 का देखता हूँ, मतलब क्या ही मतलब है आज की तारीख में, सुसाइड का क्या ही है, मर के क्या करना है वाला। मेरा भी था कि चलो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था ओल्ड का, मतलब चलो होगा नहीं होगा, अब माइंड क्लियर था कि कुछ ना कुछ तो करना है, डिसीजन ले लिया था कि ये कर लेंगे, निकला नहीं निकला अब कुछ को नहीं देखना है। कुछ का रहता है कि हम CA देखते हैं कि प्रेशराइज तो एक होता है कि लोगों से भी प्रेशर आता है कि नहीं क्यों नहीं बनने, करना ही है, तो स्टूडेंट का भी प्रेशर में ले लेता है वो। आज के देखता हूँ यंग जनरेशन उतना नहीं, उनको सब चीज़ स्पीड में चाहिए, स्पीड में कि आज ये हुआ है, पेशेंस नहीं है आज की तारीख में। तो मैं जैसे ही बना तो मेरे दोस्तों से भी मिले, कॉल आए, बोले भाई हम 2 अटेम्प्ट में थक गए थे, तू बैठा है यहाँ, बोला हाँ ये चीज़, मतलब जो भी था, मतलब नहीं छोड़ना नहीं है, तो पेशेंस नहीं छोड़ना चाहिए, जो चीज़ मिलनी है ना मिलेगी ही, कभी ना कभी मिलेगी। कि हमें पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, जरूर सफलता। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, वो जो है डायलॉग वो सही है, बिल्कुल सही। हिम्मत मेरी भी टूटी, मैं बोला ना एक टाइम में मैं इतना डिप्रेस था कि मतलब चलो आज मर ही जाते हैं, जी के करना ही क्या है, ऐसा आपके मन में, ऐसा मन में आया, बट मतलब मरेंगे तो नहीं, मतलब
अभी तक कुछ नहीं किया, मतलब मर के क्या ही करेंगे, मतलब आए हैं पढ़े हैं मर जाएँ, मतलब ऐसे तो नहीं चलेगी ज़िंदगी, मतलब कुछ तो अच्छा करेंगे। तो वही एक इंस्पिरेशन था, मतलब घर वाले कुछ तो कर, मतलब अपनी लाइफ के लिए कुछ ना, चलो घर वालों को भी एक साइड रख लो फिलहाल, खुद के लिए तो कुछ करो, ज़िंदगी में किया ही गया है तुमने। तो वो एक था कि मतलब चलो करेंगे, पेशेंस रखना चाहिए, वो एक है, बिना पेशेंस के नहीं हो पाएगा कुछ। भैया आज कल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई गलती होती है, मतलब अगर या तो गलती आईसीए की तरफ से होंगी तो हमारे होंगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी तरफ से भी काफ़ी गलतियां होती हैं, और अगर हम गलतियों पे काम करें, उस पर हम अमल करें, वो गलतियों को एक जगह लिखें, उस पर हम प्रैक्टिस करें रेगुलरली, और वो गलतियाँ हमारी दूर हो जाती है। तो आपका क्या मानना है कि आईसीए की तरफ से गलतियाँ होती हैं, सारी गलतियाँ आईसीए की होती है, कि हम भी काफ़ी गलतियाँ करते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे लोग 215 पे सीए नहीं बन पाए, 221 पे, तो उनका ऐसे कहना है कि आईसीए की ही गलती है हर बार। और आजकल आप भी जानते हो कि वो 394 वाला इशू तो चलता ही है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए, और इस पॉइंट पे आप क्या ओपिनियन देना चाहोगे, फिर आपका क्या स्टैंड है? इस पॉइंट में बोलूँगा कि अभी एक्सपीरियंस ले चुका है, तो आईसीए की गलती अभी की परसेंट पर बोला जाए तो 20% ही रहता है, सिर्फ 80% स्टूडेंट का गलती रहता है, 80% रहता है। 2017-18 तक मैं भी देता था कि अरे आईसीए क्या है, पास नहीं कर रही, इतना परसेंटेज लो है। फिर जब मैंने पेपर मंगवाए खुद के, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ मिस्टेक हो रहा है। जैसे कॉस्टिंग में बताया आपको कि मेरा 40 के नीचे ही बन रहा है, 40 नहीं क्रॉस हो रहा है, 40 नहीं क्रॉस हो पा रहा। तो मैंने पेपर मंगा के इवॉल्यूट किया, तो कुछ ऐसे थे कि आईसीआई की जो सजेस्टेड है, आईसीआई उस हिसाब से चेकिंग कर रहा है। हम क्या प्राइवेट ट्यूशन्स करते हैं तो उसके हिसाब से आंसर लिख देते हैं, तो आईसीआई अपने सजेस्टेड के हिसाब से आंसर चेक कर रहा है। तो वो मैंने गलती रियलाइज़ की कि यहाँ ही गड़बड़ हो रही है, कि मार्क्स क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आईसीआई अपने सजेस्टेड के हिसाब से चेंज कर रहा है। तो आपको वहाँ पैटर्न चेंज करना पड़ेगा कि ये चेंज करो। और कुछ कुछ जगह थी कि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में गलती हो जाती है, तो ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया। हाँ, मैंने अंडरस्टैंडिंग से निकाला, मैंने पॉइंट्स लिखे। इस चीज़ को मैंने फिर, जैसे कॉस्टिंग वीक था उस टाइम, मैं सेकंड ग्रुप ही दे रहा था, कॉस्टिंग वीक था, तो उसको फिर मैंने प्रैक्टिस कर करके सुधारा कि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में गलती हो रहा है, मतलब हमें अपनी गलती आइडेंटिफाई करनी चाहिए। पेपर मंगाओ, उसको देखो कहाँ मिस्टेक होता है, क्यों हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो वो देखे मैंने, तो मेरा 40 नहीं बन रहा था जहाँ मैंने अटेम्प्ट दिया, नेक्स्ट मेरा 58 बना, अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट जब मैं क्वालिफाई हुआ अगेन 58 बना। तो ये था कि मिस्टेक आइडेंटिफाई करने का एक बेनिफिट तो मिलता है खुद का। आईसीए का भी था, मैं जैसे बताया कि मैं 189 बैठा, एक 7-8 मार्क का क्वेश्चन गलत था, और उनका था कि वो चैप्टर का कॉमन आपको दिख जाता है कि कौन से चैप्टर में ऐसे मिस्टेक करता है कभी कभी। उनका एक कॉमन चैप्टर है जहाँ वो मिस्टेक हर क्वेश्चन में हर बार होता ही है। तो फिर मैंने क्या ठाना है, एग्ज़ाम देने गया कि ये क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट ही नहीं करना है, मुझे आता है इतना पता है, ये क्वेश्चन को मैं लास्ट में अटैम्प्ट करूँगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उसमें। शुरुआत में मेरे को जितना आ रहा है मैं कर लूँगा, मैक्सिमम स्किप भी होगा तो क्या होगा, 10 मार्क का क्वेश्चन, 12 मार्क का क्वेश्चन, 90 मार्क का पेपर अभी भी मेरे पास है, तो मैं 10 मार्क के लिए क्यों सोचते रहूँ कि 10 मार्क का छूट जाएगा। तो पहले मेरा थॉट चलता कि 10 मार्क का छूट गया तो मेरा पेपर बिगड़ जाता, तो उसके लिए कि 10 मार्क का क्यों छूट रहा है। फिर मैंने थॉट चेंज किया, 10 ही मार्क का छूटेगा ना, 90 तो मेरे पास अभी भी रहेगा, उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। 10 मार्क का ऐसे गलत पूछ लिया है, जो भी नहीं आ रहा है तुमको हार्ड चैप्टर, तो उसको छोड़ दो, प्रिपेयर कर लो, एक बार रिवीजन कर लो, कुछ नहीं आया लास्ट में टाइम बच गया निकाल। वैसे भी अकाउंट ऐसे में इस पेपर में टाइम नहीं मिलता है, तो आपका 90 सॉल्व होता है, तो वो एक था। हितेश भैया, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी हमने आपकी सुनी। मैं आपसे, अगर हम पूरे जर्नी को एक साथ, अगर आपके आंखों के सामने आ रही है 2000 जब से आपने स्टार्ट किया था सीए एंड अभी एंड हुआ है, मेरे हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए। आपके सामने जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अभी आपने 23 से 90 स्कोर किया, अपने कॉस्टिंग का डर अपने दूर किया। आई थिंक सो वही आपका सबसे डेंजरस सब्जेक्ट होगा आपके सीए में, कॉस्टिंग, तो अपने कॉस्टिंग को भी दूर किया। तो आज तो भैया हम टीचर्स तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बोलेंगे तो अलग ही इफेक्ट पड़ेगा उसका। आप पूरी जर्नी में आप जो एडवाइस देना चाहेंगे सीए स्टूडेंट को, कि अगर आपने ये चीज़ों पे ध्यान दिया तो जो मैंने इतने सालों में गलतियां की है, आप वो गलती मत करना। क्योंकि भैया मेरा ऐसा मानना है कि इंसान दो तरीके से सीखता है, या तो किसी और की गलतियों से, या तो खुद गलती करके। तो हम चाहते हैं कि किसी और की गलती से आप सब सीखने में आपको मिले, तो बहुत हेल्प होंगी। तो हितेश भी आपको पूरा एडवाइस करेंगे इस पॉइंट पे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, इनके जर्नी में क्या गलतियां हुई, आपको जो पॉइंट बोल रहे हैं आपको वो नोट करने चाहिए, और आपको प्लीज़ उसे अप्लाई करिएगा ज़रूर। प्लीज़ हितेश भैया गाइड देम। तो पढ़ाई के शेड्यूल का तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मिस्टेक मैंने की 3-4 साल जब मैं फेल होता था, मैंने आइडेंटिफाई किया कि एक शेड्यूल ही नहीं था मेरे पास, कोई शेड्यूल नहीं था मेरे पास। फिर मैंने जब नेक्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करना चालू किया, कुछ मेंटर्स यूट्यूब पे थे, वीडियोज़ चल रहे, शेड्यूल्स बनाओ, शेड्यूल से प्रिपरेशन करो। मतलब क्या फालतू का बोलते रहते हैं। तो जब अपने को ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, खुद क्या फालतू का बोल रहा, ज्ञान दे रहा है, अपने को लगता है। फिर जब होता है, फिर जब बनाओ तो उसका बेनिफिट मिलता है। फिर मैंने शेड्यूल स्टडी चालू किया, चैप्टर वाइज डिवाइड किया डे को,
तो उससे क्या होता था कि शेड्यूल पे स्टडी खत्म हो जाता था, प्लस रिवीजन प्लान्स हो जाती थी। उसके पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम में एक दो बार पढ़ लिया, स्टार्टेड क्या पढ़ना है, कौन सा डिफ़िकल्टी क्या है, कुछ नहीं है, पूरा डिसिप्लिन से हर चीज़ आइडेंटिफाई किया। शेड्यूल का बेनिफिट ये मिलता है कि आप जैसे पहले फर्स्ट रिवीजन में आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे अकाउंट्स का हो गया, आप 100 क्वेश्चन कोई चैप्टर के सॉल्व कर ले हो, तो फर्स्ट में आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ये चीज़ मैंने एक दोस्त से सीखी थी अपने, कि उसने बताया था कि ऐसी ऐसी चीज़ करनी चाहिए। तो मतलब हाँ, ये अच्छा लग रहा है, मैं भी अप्लाई करके देखता हूँ बेनिफिट मिलता है कि नहीं। फर्स्ट टाइम आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अगर किसी चीज़ के, तो वहाँ आइडेंटिफाई कर लो कि ये 4-5 क्वेश्चन तो मेरे रिपीट हैं, तो उसको हटा दो। सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हो और क्वेश्चन आपको कुछ ईजी लगता है, उसको मार्क करो। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको मार्क करके रख दो कि ये एग्ज़ाम के पहले तो देखना ही पड़ेगा, ये नहीं देखूंगा नहीं होगा। और जब थर्ड रिवीजन कर रहे हो तो उसको ज़्यादा फोकस दो, क्योंकि थर्ड रिवीजन के बाद आपके पास टाइम कम बचता है, आपके पास 12 दिन का टाइम बचता है, तो थर्ड रिवीजन में आप 5 दिन देते हो। तो आपसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो उसको, और जो इजी क्वेश्चन रहते हैं उसको एक बार ओवरव्यू कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो आपको आता है। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को गलती क्या होता है, मैं कुछ दोस्तों रहते हैं, कुछ को अभी नए नए स्टूडेंट का भी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आ जाते हैं, भैया कैसे किया, तो उनका गलती रहता है कि भैया हम शुरुआत से आखिरी तक जब भी चैप्टर रिवीजन करने बैठते हैं तो बोले शुरुआत से आखिरी तक हम सब क्वेश्चन करते हैं। फिर होता क्या है कि शुरुआत टाइम मैनेज का नहीं, वो बोलते हैं भैया शुरुआत के 20 क्वेश्चन तो ईजी थे तो हम कर लिए उसको 2, क्योंकि वो हमको अच्छे से आ रहा था तो हमने उसको 4 घंटा दे के कर लिया। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहते हैं बाद में, तो बोले हमने 4 घंटे, एक चैप्टर को अलॉट ही मैंने किया था 15 घंटे समझ लो, और 4 घंटा मैंने इजी क्वेश्चन को दे दिया जहाँ मुझे सिर्फ आधा घंटा देना चाहिए। तो बाकी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक आते आते उनके पास टाइम नहीं बचता रिवीजन का, फिर वो टेंशन में आ जाता है कि इतना टाइम नहीं बचा, इसको ख़त्म तो करना है। तो प्रॉपर प्लानिंग रहनी चाहिए। वहाँ मैंने शॉर्ट किया था कि जब मैं रिवीजन करने बैठा था तो मैंने पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखता था अपने, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मेरे पहले हो जाए सॉल्व, ईजी तो मुझे आ रहा है, मैं हर बार जब भी कर रहा हूँ मुझे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं जा रही, तो मैं इसको 10 बार क्यों देखूँ। मैं एक बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, उसके बाद अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है मेरे रिवीजन शेड्यूल से तो मैं फिर ईजी क्वेश्चन को उठाता था, नहीं तो मैं उसको रहने देता था कि मुझे पता है ये तो मुझे आ ही रहा, मैं इसको डबल रिवीजन करूँगा अभी तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, कि 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर रहेगा, उसको पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है, तो उसको वो एक बेनिफिट मिला। और सेकंड चीज़ रहती है कि नोट्स वगैरह आपको प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहिए, समरी नोट्स, कुछ चीज़ों की समरी बनानी चाहिए। जैसे डीटी का, मेरा डीटी का एक्सपीरियंस है कि सब लोग चिल्लाते रहते हैं कि सिलेबस एग्ज़ाम के एक दिन पहले ख़त्म नहीं हो रहा, एक दिन मैंने इतना प्रॉपर वे में डीटी प्रिपेयर किया था क्योंकि मैंने उसको काफ़ी अच्छे से, मेरा एग्ज़ाम के रात के 12 बजे डीटी का सिलेबस पढ़ के ख़त्म था। आजकल के तो भैया स्टूडेंट आखिरी सेकंड तक नहीं हो पाता। हाँ, ये मेरे साथ भी होता था पहले कि मैं खुद बैठा हूँ, मैं एग्ज़ाम के किताब लेके बैठा हूँ, ये वो, बोला नहीं, मेरा 12 बजे तक सिलेबस ख़त्म था। रेट्स वाले कुछ चैप्टर रहते हैं, मैंने उसको एकदम शॉर्ट नोट 1 पेज पे कंसाइज कर लिए, बोला ये आप एग्ज़ाम के आधा घंटे पहले नहीं देखोगे नहीं समझेगा। वो एग्ज़ाम के सेंटर के बारे में पेज घुमा लिया, आधे घंटे में हो गया। सुबह मैं उठ के रात को 12 बजे तक मेरा सिलेबस ख़त्म पूरा, सुबह उठ कर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ, एकदम एमसीक्यू और प्रॉपर वे में सॉल्व किए। तो मैंने इतना अच्छे से प्रिपरेशन वो टाइम पे किया था। फर्स्ट ग्रुप में भी सेम अपना, फर्स्ट ग्रुप में तो बहुत उसमें झंझट हुआ था, बट सेकंड ग्रुप में काफ़ी अच्छा मैंने करके उसको शॉर्ट एंड किया था मैंने समरी को। इलेक्टिव होने से काफ़ी इजी हो गया होगा। इलेक्टिव होने से एक बेनिफिट तो है कि आपको वो सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं देना है। पहले ऐसा था कि आपके पास 4 सब्जेक्ट ही हैं, अभी ऐसा है कि बोलते हैं कुछ ऑफेंड भी हो जाएंगे कि नहीं इलेक्टिव तो पढ़ना ही पड़ता है, वो तो भैया होता रहता है, हाँ पढ़ना पड़ता है। बट ऐसा है कि ओपन बुक है टाइम, जैसे मेरे को एक सब्जेक्ट कॉस्टिंग है, मेरे को उसको बिना देखे लिखना था, मेरे को उसको पढ़ने में 1 महीना लगेगा। इलेक्टिव है कि मेरे को उसको सिर्फ 10 ही दिन अलॉट करना था, मेरा 20 दिन का टाइम सेव हो ही रहा है, कहीं से भी सेव हो रहा है, कोई इसको डिसएग्री नहीं कर सकता कि नहीं सेव, मैं उसको भी इतना ही पढ़ूंगा, तो वो फिर बेवकूफ़ी रहेगी कि क्यों इतना पढ़ रहा है। तो वो है, उतना टाइम तो सेव होता है, तो एक बेनिफिट तो है, ये रहेगा आपका। ओके, सो थैंक यू सो मच हितेश भी, आपने ये जो एडवाइसेस दिए, मैं चाहूँगा दोस्तों आप सभी इसे लिख लीजिए और शेड्यूल बनाइए। और जैसे भैया ने कहा कि, और भैया टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आपने टेस्ट सीरीज़ को कितना इंपॉर्टेंस दिया या लिखने में क्या रोल रहता है? टेस्ट सीरीज सजेस्ट करूँगा कि दे दो, एक बार तो दे दो। अगर बाहर जाके नहीं भी देने का इच्छा है किसी का कि चलो किसी को नहीं जमता है, पेपर डाउनलोड करके एक बार लिख लो, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मेरे को लिखने में बहुत जान पाता है, मैं ऑडिट लॉ नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हर किसी के लिए, क्योंकि हर किसी का शेड्यूल अपना अपना रहता है। जैसे मेरा है कि मुझे लिखना बड़ा जान पाता, मैं लिख नहीं पाता हूँ। हाँ, अगर मैं लिखता हूँ, मेरे पास एक पेपर रहता है, मैं उसमें जो डॉट डॉट, आप मेरा कभी स्टडी देखो कि डॉट 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 लाइन्स रहती है उसमें, कि मैं दिमाग चलता रहता है, बट वो पेन चलता है कि हाँ ये लिख रहा हूँ कुछ तो भी, तो प्रॉपर नहीं। तो ये था, मेरे को लिखना बड़ा जान पाता है, अपने स्टूडेंट अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ को ऐसा कि बोलते हैं लिखे बिना ही, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, वो सजेस्ट करती थी कि तू तेरे को ऑडिट में स्कोर नहीं आ रहा, तो
लिख के दे, टेस्ट सीरीज दे। तो मैं तो मैंने क्या किया कि मैंने पेपर देखा, मैंने क्वेश्चंस पढ़े, मैं उसको दिमाग में रिवाइज किया कि इसका आंसर मुझे आ रहा है कि नहीं। मतलब एक वो चीज़ ज़रूरी है, आंसर में आना चाहिए। एग्जाम में लिखना तो जम जाता है, मेन आपको का क्वेश्चन नहीं रिकॉल नहीं होता कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो मैंने वो एक चीज़ क्या बोला कि टेस्ट सीरीज के मैंने सब पेपर्स देखे, आंसर रिकॉल करने का कोशिश किया। किसी को लिखना है तो लिख के भी देख ले, क्योंकि मेरे पास टाइम भी उस टाइम काफ़ी कम बचा था, लिखने का नहीं था। तो वो एक है, टेस्ट सीरीज देना भी चाहिए, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो देना चाहिए, उसके लिए मैं कभी नहीं। फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में आप टेस्ट सीरीज पूरी अटैम्प्ट करो लिख के। अभी तो काफ़ी अटैम्प्ट इतने टेस्ट सीरीज दे दी थी, एग्जाम दे दी कि तो मेरे लिए वही हो गया था, इसलिए मैं लास्ट में नहीं अप्लाई किया। सो हितेश भैया, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या एक्शन आप फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? फिर आप कहाँ कौन सी फील्ड में आप एंटर करेंगे? क्योंकि 90 मार्क्स एसएफएम में, सो एसएम के टीचर्स भी शायद डरे होंगे कि यार हितेश भैया इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेंगे। सो आप क्या है आपका प्लान फ्यूचर के लिए? नहीं, पढ़ाने का तो मेरा कोई अभी इरादा नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ा चुका हूँ पहले, वो काफ़ी अच्छे निकले कि आप टीचर तो अच्छे हो। तो पढ़ाने का नहीं है अभी। तो मैं फ़िलहाल बिग फोर्स अगर कहीं अगर अच्छी कंपनी मिलती है तो जॉब करूँगा 1-2 साल, क्योंकि फंडिंग इशू जैसे बताया तो फंडिंग इशू रहता है। तो अभी 1-2 साल, हाँ अभी तो सीए बने हैं, 1-2 साल एंजॉय करेंगे। प्रैक्टिस का भी एक मूड है, मेरा भाई भी सीए कर रहा है अभी, तो वो भी बन जाता है तो फिर आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल एक्सपीरियंस ही लूँगा मैं, अभी जहाँ भी जाऊँगा एक्सपीरियंस के मोटिव से ही जाऊँगा और एक्सपीरियंस कलेक्ट करूँगा अभी। सो हितेश भैया, थैंक यू सो मच। एंड हितेश भैया, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने पूरी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स देखे, आपको काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। कुछ लोगों का आप नाम लेना चाहेंगे जिनको आप अपनी पूरी जितना भी क्रेडिट आपको ये सीए का मिला है, आप उनको डेडिकेट करना चाहेंगे? ऐसे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में? जी, ऐसे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने काफ़ी यानी शुरुआत से लेके सपोर्ट किया। तो मैं फैमिली अगर तो मैं कुछ लोगों का नाम तो लेना चाहूँगा जिन्होंने काफ़ी शुरुआत से लेके, एक सी प्रकाश नानवानी जी है, डॉक्टर अमित नानवानी है, मेरा फ्रेंड है मुकेश नानवानी, विशाल भोजवानी करके है, डिम्पल अडवाणी है, ट्विंकल है, ये फ्रेंड्स है। बाकी जो टीचर्स थे, सी मयंक कोठारी सर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। डीजे शर्मा सर क्लासेस, विशाल भट्टा सर ने अपलोड कर दिया, भानुवर बोराना जी ने भी काफ़ी, यानी अभी की सिनेरियो में देखा जाए तो यूट्यूब पे इतनी चीज़ें अवेलेबल है कि आप बिना क्लासेस की भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो इन सब का काफ़ी सपोर्ट रहा है। टेवानी सर हो गए, और फैमिली का तो एक सपोर्ट बैकबोन में रहा ही, फैमिली और फ्रेंड्स। हाँ, फैमिली तो एक सपोर्ट में थी हमेशा, बैकबोन में, वो उनका सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते आपको। फ्रेंड्स वगैरह ने काफ़ी सपोर्ट किया, यानी मैंने स्पेशली जो टीचर्स हैं जो शुरुआत में जिन्होंने एक बढ़ाया हाथ देके, मेरी दादी ने काफ़ी हेल्प किया मेरा, यानी शुरुआत में दादी को था कि तू पढ़ रहा है ना, मैं पढ़ाती हूँ तेरे को, वो काफ़ी भाग दौड़ की मेरे लिए। अभी तो नहीं है इस दुनिया में, बट वो ऐसा, हाँ आज होती तो मैं बता रहा हूँ वो पूरा आज जरीबट का जान रहा होता कि उनका पोता सीए बना है, कि वो काफ़ी पुरानी खुशी थी। जब ग्रुप 2 निकला था तभी वो काफ़ी खुश हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली 2020 कुछ सबको दिखा जाता है, बट अभी वो रह इधर काफ़ी खुश हुई रहती कि हाँ पोटा फाइनली सीए बन गया। एक जर्नी थी देखी थी उनका था, तो ये काफ़ी अच्छा, ये मेंटर्स थे मेरे लाइफ के जो इन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, बैकबोन थे ही। जब 2017 से सब कुछ बिखरा हुआ था कि कुछ लोग थे कि हाँ भैया मेरे को तेरा सिचुएशन पता है, तो नहीं पढ़ रहा ना तो रिलैक्स कर, ये नहीं कि जॉब क्यों छोड़ रहा है, ये वो पढ़ेगा ना, तू पढ़ेगा, मेरे को पता है तू कर सकता है बोले। अभी तो छोड़ रहा है, उसमें भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया कि, तो ये था। कुछ ने नहीं भी किया, अब उनका नाम नहीं ले सकते, मतलब जान दो नहीं किया। अभी तो सब है कि हाँ हमने तो बोला था ऐसा। अभी तो सब लाइन अभी लाइन था जब अभी तो सब कोई आपको सब याद कर रहे हैं। मेरे कज़न्स भी काफ़ी सपोर्ट है, बट ये है कि कज़न्स का काफ़ी सपोर्ट था, वो सब लोग सपोर्ट में कि नहीं भैया आप निकल जाओगे, पढ़ो, तो उनका काफ़ी सपोर्ट था मेरे कज़न्स जो है। देखो आप कहना चाहोगे जितने पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं कि अपनी कंटिन्यूस सपोर्ट, हाँ पेरेंट्स को कंटिन्यूस सपोर्ट रखो। अगर कोई फेल हो जाता तो उसको ये नहीं कि फेल हो गया, उसको फेल होने का इतना ही प्रेशर दो कि जितना झेल पाए, एक अंदर से ईगो हट होने तक। जैसे कोई मेरा फ्रेंड निकल जाता है, मेरे को भी फ्रेंड निकल जाते थे, टोकते थे, तो एक ईगो हट होने तक उसको टोकना भी चाहिए कि साले फेल हो गया, इतना पढ़ता। वो एक ईगो हट होना चाहिए कि नहीं यार अब भी करके दिखाता हूँ मैं, अभी करके दिखाता हूँ। तो ईगो हट होने तक ज़्यादा नहीं टोकना चाहिए किसी को। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, चलो ठीक है। ज़्यादा टोके को तो वो फिर डिप्रेशन में जा सकता है कोई भी, हर कोई हैंडल नहीं। हाँ, मेरा डिप्रेशन में ना जाए। एक ईगो तक हर्ट करो किसी की, अच्छा ये था, किसी को पॉजिटिव भी दो कि कुछ स्कोर का रहता है। कुछ स्टूडेंट देखे हैं मैंने अपनी जर्नी में भी, मैं खुद देखा कि जहाँ मेरा 130 140 कभी बना है फर्स्ट ग्रुप में, वहाँ मैंने फर्स्ट ग्रुप अभी फर्स्ट टाइम दिया 199 स्कोर हो गया, सेकंड टाइम दिया 247 आ चुका है वहाँ पे,
कि वहाँ लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भैया तू कर सकता है, इतना स्कोर बैठा है ना, चल यहाँ स्टडी कर ले, मेहनत कर ले। उसको थोड़ा टोकना भी चाहिए हल्का फुल्का, बट एक लिमिट तक। बट वो अपने लोगों ने टोकना चाहिए, बाहर के लोगों ने इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उनको हमें सुनना भी नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। बट एक ही चीज़ 10 बंदे बोलते हैं। जैसे मैं मोहल्ले में निकलता हूँ, सब लोग सीए का क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो निकलना मुश्किल हो गया था। अभी तो ऐसा है कि अभी प्राउड मोमेंट है, हाँ भैया हो गया, सर ऊंचा करके चलेंगे, हो गया, अब हो गया। तो ये एक है, पेशेंस नहीं खोना चाहिए, एक बहुत की टू सक्सेस रहेगा आपका। हाँ। सो दोस्तों, हमने क्या सीखा? पेशेंस नहीं खोना चाहिए, फैमिली सपोर्ट और कंटिन्यूस कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, हर चीज़ हमने हितेश भैया से डिस्कस की है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो हितेश भैया, अगर आप परमिशन दो तो आपका नंबर मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप हितेश भैया से पर्सनली कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम सब आपके साथ में, आपको कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भैया जैसे 100 लोग 1000 लोग आपकी लाइफ में आएंगे, उनसे टच में रहिए, उनसे पूछिए, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए। और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है हितेश भैया, क्योंकि हितेश भैया ने जैसे अपनी जर्नी एक्सप्लेन की, इतने टफ दिन देखे इन्होंने, उसके बाद भी इन्होंने सीए कंप्लीट किया। तो ये हमारे लिए एक रियल इंस्पिरेशन है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अगर सच में इनके बताने की तरह से खुश हो, अगर इनकी जर्नी को आप मानते हो कि भैया ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है, तो प्लीज़ थैंक्स ज़रूर कहिएगा हितेश भैया को। मैं तो भैया सबके बिहाफ में आपको थैंक्स करना चाहूँगा। और अगर आप कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से, भैया ने कुछ प्रिपेयर किया है, आप प्लीज़ इनकी सुनिएगा 1 मिनट के लिए, काफ़ी अच्छा लिखते हैं भैया। हेलो। तो मुझे क्या है, एक शायरी लिखने का शौक़ रहता है। ये मुझे काफ़ी चीज़ इंस्पायर की है अपनी जर्नी में, कि मैं अपने साथ एक बुक मेंटेन करता हूँ हमेशा, कि जो भी दिन के साथ मेरे साथ होता है कि एक टाइम पे लिख लो दिन का क्या हुआ, तो आपको इम्प्रूव करने में। और शायरी वगैरह लिखता हूँ। तो ये एक मैंने चीज़ लिखी थी जब मैं टूट गया था बिल्कुल, कि पास तो होना है अभी। तो एक शायरी लिखी थी मैंने, मुसीबत से मुझे लड़ना है, मुझे कुछ बनना है, हालात मेरे साथ नहीं देते, हर तरफ से ये मेरा रास्ता रोक लेते, सपनों की एक उड़ान है जो मुझे पानी है, मुश्किलों से लड़के एक नई दुनिया बनानी है, छोड़ देता हूँ मैं दूर कहीं उम्मीद दूर कहीं आके, ना जाने मेरे सपने कहाँ ओझल हो जाते, दूर कहीं कोने में एक साया नज़र आता है, अपने सपनों के मंजर का एक उजाला नज़र आता है, हालातों से लड़कर मुझे उसे पाना है, मुसीबत से लड़के मुझे कुछ कर दिखाना है, क्योंकि एक सपने से ही जुड़ी है मेरी ज़िंदगी, हालातों के आगे तो थम गई है ज़िंदगी, प्रण कर लो तुम कि तुम्हें उसे पाना है, अपने सपने को हासिल करके अपना जीवन सफल बनाना है। ग्रेट भैया, ग्रेट। भैया, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, अब हम सबकी तरफ से मैं हितेश भैया को एक गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहूँगा। हितेश भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग सीए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड होप सो गाइस आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस इंटरव्यू को जितने ज़्यादा हो सके, जो स्टूडेंट्स तकलीफ में हैं, जो पेरेंट्स को आपको भेजना है, दोस्तों को शेयर करना है, प्लीज़ इस स्टोरी को सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हितेश भैया को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच भैया अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। आपने भी काफ़ी, आपका भी सीए हो गया, थैंक यू। यानी साथ में चालू हुए थे एक ही जगह रह के, बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। Thank you so much students, thank you so much for watching this video. Take care.